हाँ, मनोज दीक्षित है। आवाज जा रही है ना, हम लोग की जाएगी आवाज? सर आवाज जा रही है? हेलो। जी आ रही है। अच्छा, भी आ रही है। थैंक यू सर। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्ते साहब। शुरू करते हैं। नहीं यार, ऐसा भी ना करो। सभी ना करो, अच्छा, एक मिनट। समीर शुक्ला जी भी आ रहे हैं। एक मिनट है। सनीश शुक्ला भी आ रहे हैं। आएंगे सर, नहीं है, काफी आ गए। सर बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट। चिंता नहीं करो, हम बीकानेर में बैठे, यहाँ समय पे कोई चीज नहीं होती। मैं तो हाई कोर्ट में। मैं तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग कॉफी पी रहे हैं क्या? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? कॉफी पी रहे हो आप लोग? मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक कॉफी हमारी आवाज आ रही है ना? सर ए भाई साहब, मेरे को भी कॉफी लगी, मैं भी पीऊंगा। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। आवाज मेहता आ रही साहब है? वो तो उसी पे सब पी रहे हैं तो नहीं मुझे आ भी रही कॉफी। है। जब कॉफी पी रहे हो क्या? जोमेटो से भिजवा सकते हैं। हमारे क्या करते हैं सर, ये इस समय मैं एक इसी बात बोल दूं। गीत करा देते हैं। कॉलेज लाइफ में आई वॉज ए नॉर्मल क्लासेस. I have bunked the court. From here I go to the court. सर मैं शुरू कर रहा हूँ। और 5th कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का इनॉग्रल आज सुबह 11:30 बजे प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। उसके बाद ये टेक्निकल राउंड सेशन जो मर्ज्ड है, दीक्षित सर मुझे कहते हैं मैं मर्जिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने आज वही एक्सपर्टनेस यूज की है। तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले आज हमारे राउंड टेबल के चेयर और को चेयर, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। तो हमारा जो कल्चरल इकोनॉमी का जो थीम है वो 115th बर्थ एनिवर्सरी हम सरदार पटेल, वंदे मातरम और बिरसा मुंडा का बना रहे, उस पर ये बना हुआ है, तो इसी को देंगे। मैं अमित द्विवेदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आभार आभार। मैं कौशल्या यूनिवर्सिटी के डीजी श्री एसपी सिंह, प्रोफेसर एसपी सर, आइए सर। थैंक यू। थैंक यू। वंडरफुल। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अशोक मेहता जी से ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। On behalf of India Tech Council and Entrepreneur Development Institute of India, EDII, I welcome all dignitaries, academicians, scholars, experts, cinematographers, investors, and town planners in the technical session of the present Cultural, Economic, and Conclave. We, the India Think Council, are searching and researching impact of dharmic development over Indian economy and lifestyle. Well, our constitution provides liberty, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, आस्था की. Is it not spiritual liberty? क्या भारत आध्यात्मिक देश नहीं है? The journey from political freedom to religious freedom is a very long journey. The nucleus of this journey is cultural and spiritual journey is present cultural economy and conclave. This conclave
is an enclave. From all sides, it is the earth in which we are the nucleus. Now we have to cover the whole India, whole Bharat. Now, in different special places, development is taking place. All spiritual places. The name has been given Prasad. Prasad is short form for, abbreviation for pilgrimage, rejuvenation, and spiritual heritage augmentation drive. It requires renovation of Tirth Sthals, improve connectivity and infrastructure, affordable accommodation, transport, food, medical facilities. Spiritual circuits एक आध्यात्मिक परिक्रमा है। रामायण को लेकर के आप देख सकते हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर। कृष्ण को लेकर के मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव। शक्तिपीठ, विंध्याचल, शाकुंभरी, ज्वाला देवी, कालिंजर। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू रिलीजन को ही लेकर के नहीं, जैन के हस्तिनापुर, देवगढ़, कुंदलपुर, बौद्ध, कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर। आध्यात्मिक तौर पर तीर्थंकर, गोरखपुर, वाराणसी एंड संगम, कीनाराम का चंदौली, चकेरी। Well, all these places are bursting with economic bust. But what all these shows that UP in itself is the melting pot of heritage, spirituality, and cultural richness. All places are religious, historical, natural, and vibrant. So, it requires work on economic model, cinema and OTT, humanitarian consciousness, peace and conflict resolution, and I wish this technical session will be a success. And I hereby wish well to all contributors, promoters, India Think Council, EDIE, as well as my best grand success to the technical session, which is the heart of this present conclave. I feel it is more than sufficient. Thank you. I open the session for all. थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के पार्टनर IGRMS के डायरेक्टर श्री अमिताभ पांडे जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। श्री अमिताभ पांडे जी, सर आपको आवाज आ रही है? पैनल बड़ा करना। जी आवाज आ रही है हमें। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आपके ओपनिंग रिमार्क्स। हमारे साथ श्री राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश। अमित और अभिजीत सिन्हा जी दिल्ली से, डायरेक्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, वाइस चांसलर MGSU। समीर शुक्ला जी, गुजरात यूनिवर्सिटी। अमित द्विवेदी जी, EDIE प्रोग्राम डायरेक्टर्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। हमारे साथ प्रोफेसर SP सिंह जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ कौशल्या यूनिवर्सिटी। और आज के हमारे चेयर प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमिताभ पांडे जी। थैंक यू डॉक्टर सौरभ एंड थैंक यू, वेलकम ऑल द डेलीगेट्स। बड़ा अच्छा लग रहा है हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जिस संस्थान का इस समय हमारे साथ हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही कल्चरल इकोनॉमी को देखना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है जीवन संस्कृति को दिखाने के लिए बना हुआ है। जो भी हमारे समुदाय की कहानी है, लोक कहानी है, लोक संस्कृति है, बोथ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, उसको हम अध्ययन करते हैं, हमारे एग्जीबिशन में लाते हैं। उसका तीनों पार्ट बेसिकली, अगर एग्जिबिट है तो उसका टैंजिबल पार्ट, और उसके साथ उससे जुड़ी कहानी किससे, और उसका फिर लोक संगीत, लोक गायकी जो भी है उसको पूरा सजोने की कोशिश करते हैं। इसमें इकोनॉमी का बड़ा मजबूत हिस्सा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे समुदाय में
16 जातियां 16 संप्रदाय ऐसे थे जिनको कि इन सब गुणों से संवारा गया था। चाहे वो मट्टी से कुम्हार बनाते हों, चाहे वो लोहे से कृति बनाते हो, तांबे से कृति बनाते हो, लकड़ी से मास्क बनाते हो, तो ऐसी जितनी भी जातियां हैं, इसमें फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के जो समुदाय हैं, जो गायकी के समुदाय हैं, जो नृत्य के समुदाय हैं, इन सब समुदायों को बड़ा ही अच्छा मौका मिलता है। और अभी जो भारत सरकार कई सारी नीतियों को लेके आई है, उससे इनको लाभ मिलने लगा है। जैसे संस्कृति एक तरह से भारत के सेंटर में, स्पेस में आ गई, कोर में आ गई है। इससे ये फायदा हो रहा है कि अब संस्कृति कार्यक्रम, संस्कृति परियोजनाएं, संस्कृति पे अध्ययन, संस्कृति पे रिसर्च बढ़ने से छात्रों को और जो कलाकार हैं, जो समुदाय हैं, उनको सबको लाभ होने लगता है। जैसे अभी हमारे ही संग्रहालय में हमने मणिपुर से शिल्पकारों को बुलाया है, जो अपने संस्कृति के शिल्प में ढाल करके हमें बताएंगे। तो ये पूरा उद्देश्य यही है कि हम कैसे संस्कृतियों से आजीविका को भी लाएं। और इन संस्कृतियों से पहले आजीविका जुड़ी हुई थी, बाद में जब हमने थोड़ा सा अपने शिक्षा में, जो हमारी शिक्षा नीति जो बीच में थी, उससे इन चीज को हमने काट दिया था। पुनः अभी सरकार ने इसको केंद्र में लाया है। तो शिक्षित या अशिक्षित दोनों समुदाय इसमें हमारे कवर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा समुदाय इनमें जो रहता है कि जिनके शिक्षा का अभाव होता है, पर उनके गुणों में बड़ी मानता होती है। जैसे कलाकारी हमने देखे हैं, अब हमारे यहाँ ही अजमेर से कागजी पॉटरी के कलाकार आए थे। इतने सुंदर उन्होंने कृति बनाई थी मट्टी से। हुक्का ले लिया उन्होंने, अपने जीवन के अलग अलग शादी के समय जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, द्वीप वाले बर्तन, तो सारे बर्तनों को उन्होंने गढ़ा। अच्छी बात ये थी, हमारे यहाँ जब आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग होता है। तो वो करीब करीब 15 दिन तक भोपाल वासियों को उसका ट्रेनिंग भी दिए कि कैसे आप मट्टी से कुछ भी गढ़िए, और उसको फिर बेक करने की भी सिखाया गया, उसको फिर संवारने को भी सिखाया गया। इसी तरह कलमकारी पेंटिंग है, इसी तरह ये पटचित्र कथा है, ये मेटल वर्क जो झारा कम्युनिटी के हैं। तो संभावनाएं अनेक है और बहुत है, और सबसे ज्यादा बड़ा समुदाय इन्हीं में जुड़ा हुआ है। अगर हम एक डेटा देखेंगे तो कृषक के बाद दूसरा समुदाय हमारा ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट के पास है, लाइव स्टॉक और आर्ट एंड क्राफ्ट को कहते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि इनको हम एक अच्छा मंच प्रदान करें, अच्छी इनके आईपीआर में इनके नॉलेज को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ जो हमारे समुदाय की पेंटिंग्स में विदेशों में कई लोग ले जा करके सस्ते दामों पे और उनकी चीजों को ले लेते हैं। तो आईपीआर प्रोटेक्शन का भी हमारे पास एक इसके लिए हमारी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये सब सामुदायिक ज्ञान है और सामुदायिक स्किल्स हैं। तो इसको हम समुदाय का ही मान करके सजोना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो जाता। तो वो एक प्रयास है, और मैं सौरभ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि इस श्रृंखला में वो आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय में भी इंक्लूसिव क्रिएटिव इकोनॉमी पे इसी को जोड़ करके एक कार्यक्रम में आगे बढ़ने की बात चल रही है। तो ये बड़ा क्रिएटिव इकोनॉमी है, कैसे कला को आप जीविका में लाएं। हम बच्चे जब इन शिक्षाओं को लेते हैं तो उनमें एक अलग सा मैं परिवर्तन देखता हूँ, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न युग है, वो जो कंप्यूटर, मोबाइल, आईटी से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी जरूरत है, बट टेक्नोलॉजी एडिक्शन ना करे। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट उनमें हमें मदद करेगा। सो धन्यवाद सौरभ इस कार्यक्रम के लिए, और कम समय पे आपने इसको आयोजन किया है, इसके लिए आपको बधाई। और मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम फिजिकल मोड पे हो, जहाँ समुदाय भी आकर के इस चर्चा का हिस्सेदार बने, तब हमें उनके और भी विषयों को विविधता सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पे सर हम IGRMS भोपाल कैंपस में ही आएंगे ADI को और बाकी सहयोगी संस्थाओं को लेकर के, क्योंकि आपके इनवाइटेड है। पास है। थैंक यू सो मच सर। मैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, वाइस चांसलर MGSU और हमारे इंडिया थिंक काउंसिल के वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हैं। दीक्षित सर। जी नमस्कार। सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। राकेश जी स्थिर है कि लगातार चलायमान है? मुझे लग रहा है कि गाड़ी से फोटो आ रही है, इसके अंदर चलायमान। आदरणीय संजीव कुमार शर्मा जी तो आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और बहुत पुराने मित्र, अभिन्न सहयोगी डॉक्टर प्रोफेसर संजय प्रताप सिंह जी,
जो कौशल्य यूनिवर्सिटी का कार्यभार देख रहे हैं कुलपति के रूप में। सच बात तो ये है कि संजीव शर्मा जी ने अगर फ़ोन नहीं किया होता तो मुझे याद भी नहीं था कि ये कार्यक्रम आज हो रहा है। मैं कहीं अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त था। और कारण ये भी है कि 2 दिन बाद माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री और केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे परिसर में आ रहे हैं। उनको किंचित विषयों पर चर्चा होनी है, इसलिए उसकी तैयारियों में हम लोग व्यस्त थे। और उस समय मेरे दिमाग में ये था कि इस विषय की चर्चा उनसे की जाएगी। कल्चरल इकोनॉमी पर इस श्रृंखला में हम लोग लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को सेंसिटाइज किया जाए और एक भारत सेंट्रिक मॉडल ऑफ कल्चरल इकोनॉमी डेवलप किया जाए, जो स्थायी रूप से भारत को भारत के मूल्यों से जोड़ता हुआ आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाए। खास बात इसमें यह है कि इस पूरी यात्रा में हमारा कोई सहयोगी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में किसी के पास यह कल्चरल इकोनॉमी जैसा विषय है नहीं, मूल्य आधारित विषय नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी बहुत ही अन्य विषयों पर चल रही है, जिनके जिनके कारणों से हमें बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं भविष्य में भी। भारत के पास ये श्रृंखला है, ये इतिहास है, और भारत के पास इसका संस्कृति है, इसका इसका प्रमाण है कि हम किस प्रकार से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, जिसमें समाज के सभी अंगों के साथ एकीकृत रूप से हम अपना विकास कर सकें, मूल्यों का कहीं भी क्षरण न हो, rather उसका संवर्धन हो, फिर भी आपके पास आर्थिक शक्ति आएगी। इसका प्रमाण हमने पहले भी देखा है। अंगस मेडिसन की पुस्तक वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव स्पष्ट बताती है कि भारत ने 1500 वर्षों तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सस्टेन किया, मूल्यों को खोए बगैर। 900 वर्षों के लगातार आक्रमणों के बाद, लगातार पराधीनता के बाद भी भारत ने अपने मूल्यों का क्षरण नहीं होने दिया और अपनी इकोनॉमी को बचाए रखे। और पिछले 11-12 वर्षों से जो हमने अपनी इकोनॉमी को गति दी है, वो इंक्लूसिव इकोनॉमी है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम किस प्रकार अपनी संस्कृति का क्षरण हुए बगैर अपने मूल्यों को बचाए हुए और व्यक्त कर सकते हैं। एक बड़ा फेमस आर्टिकल है जो अभी चर्चा में है, वो डेंजल वॉशिंगटन नाम के एक हॉलीवुड कलाकार हैं, उन्होंने भारत के ऊपर एक अपना बयान दिया, और काफ़ी लंबा बयान है। और उन्होंने कहा कि वेस्ट को भारत से प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका को भारत से प्रॉब्लम क्या है। भारत से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पिछले 100 वर्षों से जिस नैरेटिव को बिल्ड किया गया था कि विकसित कौन कहलाएगा, विकासशील कौन कहलाएगा, अल्प विकसित, अर्ध विकसित कौन कहलाएगा, ये सारे डेफिनेशंस उन्होंने बनाए थे। आज वो उस डेफिनेशन को चैलेंज हो रहा है, इसलिए समस्या आ रही है कि हम कहते हैं कि भारत को यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत यहाँ हो रहा है। भारत हमसे मदद नहीं मांग रहा है, भारत हमें बता रहा है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। भारत की इकोनॉमी की जो गति है पिछले 10 वर्षों से, वो पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों को परेशान किए हुए है कि जहां एक और विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, बहुत बढ़ी तो 1-1.5% से बढ़ रही है। चाइना, जिसको हम ओवरहीटेड इकोनॉमी कहते थे, जो एक 10 के दहाई में बढ़ रही थी, वो स्थिर हो गई है। भारत फिर भी क्यों बढ़ रहा है? भारत को बढ़ने का यही कारण है कि भारत की सारी शक्ति भारत के लोगों के साथ जुड़कर करने की है। और कभी कभी मैं लाइट मूड में इस बात को कहता हूं कि भाग्य से भारत के अर्थशास्त्रियों को भी नहीं पता है कि भारतीय क्या करते हैं, इसलिए वो उसका दोहन भी नहीं कर पाते, उसको ले भी नहीं पाते, और भारतीय अपने आनंद से उसके हिसाब से चलता रहता है और उस इकोनॉमी को बढ़ाए रहता है। आपने देखा होगा, जिन चीज़ों को मैं मैपिंग करने की यहाँ भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिस इलाके से इस वक्त, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता हूँ, वो वेस्टर्न राजस्थान है, मरुस्थल है, जिसको पर्सपेक्टिव में ये दिया गया है कि यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ कि जितनी प्रतिष्ठा यहाँ पर ईश्वर की है, उससे अधिक प्रतिष्ठा यहाँ लोक देवताओं की है, और उनकी यात्राएं, उनकी परिक्रमाएं, उनको लेकर आर्थिक गतिविधियां जो यहाँ हो रही हैं, वो अद्भुत हैं, देखने वाली हैं। और उससे ये पूरी इकोनॉमी चल रही है, रादर देन कि हम ये सोचें कि हमारे यहाँ कौन सी फैक्ट्री है। हमारा कोई फैक्ट्री नहीं है, बट फिर भी हमारी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए क्योंकि ये है भारत सेंट्रिक इकोनॉमी, जिसको मैंने इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने अपना परिचय भी आपके यहाँ प्रस्तुत किया है, सौरभ जी ने शायद वितरित भी किया हो। उसमें भी मैंने ये बात कही है कि ट्राइब्स, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक ट्रायड है, जो भारत ही ट्राई कर सकता है और कोई ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों चीजें सबके पास है नहीं।
आपके पास ये तीनों चीजें हैं, इसलिए आपकी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनके साथ मिलकर, आप उदाहरण के तौर से देख लीजिए कि केवल 8% जनजाति हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 40% जंगल है। जो ये 8% जनजातियां अपनी क्षमताओं से, अपने पूरे ताकत से इसको बचाए रहती हैं, उसके बैलेंस को बनाए रहती हैं। यह चीज किसके पास है, नहीं है, तो वो भारतीय मॉडल है। इस भारतीय मॉडल को आगे समझने की, बढ़ाने की आवश्यकता भी है। दूसरे, डिजिटल एज आ गई है। डिजिटल एज में हमारा ये मानना है कि हम डिजिटल ताकत को इस्तेमाल करते हुए भारत की समस्त सांस्कृतिक ताकत को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, और ये एआई बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन ये भारतीय एआई होगा। इसे भारतीय एआई ही होना होगा। इतनी क्षमता भारत के वैज्ञानिकों में है, भारत के कंप्यूटर विशेषज्ञों में है, कि इसे भारत सेंट्रिक एआई मॉडल बनाकर इन सभी की मैपिंग करके दुनिया के सामने जब इस पक्ष को आप देंगे, तो शायद दुनिया क्या, भारत भी खुश आश्चर्यचकित हो जाएगा। भारत की जनता भी अभी वहां तक नहीं पहुंची है जहां पर हमारे पास ये क्षमताएं मौजूद हैं। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे फेयर्स, हमारे डेइटीज, हमारे मंदिर, हमारी मंदिरों के विज्ञान, इन सब के ऊपर इतना अद्भुत काम करने की आवश्यकता है। और जितना हम काम करते जाएंगे, हमारी इकॉनमी उतनी बनती जाएगी। हालांकि हम क्रिटिक्स मानते हैं कि वैल्यू बेस्ड इकॉनमी जब आप तय करते हैं तो थोड़ा आपको इनएफिशिएंसी झेलनी पड़ती है, या थोड़ा आपको अथॉरिटिज्म आ सकता है, कभी मेजॉरिटिज्म का जो इस्तेमाल आजकल विशेष रूप से वेस्टर्न मीडिया करना चाह रहा है, वो करना इसलिए चाहता है क्योंकि वो उसको सूट नहीं कर रहा है, वो नैरेटिव सूट नहीं कर रहा है। भारत का आर्थिक मॉडल का नैरेटिव दुनिया को आश्चर्यचकित किए हुए है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट करना चाहता है। भारत को इसी मॉडल पर बढ़ने की आवश्यकता है, जो कि इंक्लूसिव हो, लोगों की परंपराओं को बचाए, लोगों की संस्कृति को संवर्धित करता चले, और साथ साथ वह विकसित कर चलेंगे। विकास की यह स्थिति स्थायी होगी, लंबी होगी, और ये हमें सुखानुभूति देगी। ये भारत को सस्टेन रखेगी, जिस भारत को हजारों वर्षों से इन्हीं संस्कृतियों ने सस्टेन किया हुआ है। आगे आने वाले भी 1000 वर्ष इन संस्कृतियों से अलग होकर संभव नहीं है, इनके साथ ही संभव है। ये जो कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आते जा रहे हैं, ये दे ऑल नीड टू बी इम्बाइब्ड, इंटीग्रेटेड इनटू द entire process of cultural understanding of India, cultural economics of India, cultural traditions of India, and of course इसके साथ जो बढ़ेंगे तो हम दुनिया की बहुत सारी समस्याओं के समाधान भी कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इस वक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। संजीव जी बैठे ही हुए हैं और अभी संजय जी बोलेंगे। संजय जी का विशेष रूप से मैं उल्लेख इसलिए करना चाहूँगा कि ये बात को समझ सकते हैं। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन लगभग हमारे साथ ही लखनऊ में था, तो हम लोग एक केंद्रीय स्तर में थे। फिर उन्होंने बहुत लंबा एक्सपीरियंस लिया नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था और प्रतिष्ठा को समझने का, और अब आप आए हैं वेस्ट में। आप तीनों को देख सकते हैं, तीनों को समझ सकते हैं, और तीनों से इंटीग्रेट करते हुए ये बता सकते हैं कि भारत में ये तीनों ही क्षेत्र अपनी अपनी क्षमताओं से अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा एक आर्थिक गलियारा भी हम बना सकते हैं, जो अब बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इस सफल CEC 25 के लिए, और लेट अस मीट समवेयर इन CEC 26 सूनर देन लेटर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ प्रोफेसर संजय पासवान जी जुड़े, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। प्रोफेसर संजय पासवान जी। हाँ जी, हेलो। मोस्ट वेलकम सर। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। संजय भाई प्रकट होइए। संजय भाई साहब प्रकट होइए। प्रकट नहीं है। नमस्कार सर। अब बिहार की बधाई। नमस्कार सर, अमिताभ बोल रहा हूँ मैं मानव संग्रहालय से। हाँ, नमस्कार। मोस्ट वेलकम सर। सर गो अहेड सर। जी जी प्लीज। अच्छा, बोलना हम ही को है। आप ही को बोलना है सर, क्योंकि आप मोबाइल चेक कर बहुत मुश्किल से। चलिए, अभी कल्चरल इकोनॉमी, स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात शुरुआत किया सौरभ जी ने। ये अच्छी बात है, इसने काफी अब जोर पकड़ा है। सर ये 5वां था, आज उद्घाटन हो चुका है, अब ये टेक्निकल सेशन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बधाई है। और साथ साथ मैं जोड़ूंगा आपको कि इसमें अभी जो एक केयर इकोनॉमी चला हुआ है, केयर इकोनॉमी बिना कल्चरल इनपुट के संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो दुनिया भर में आजकल केयर इकोनॉमी चल रहा है,
तो उसमें अपना एक कल्चरल इनपुट और कल्चरल एथोस जो अपना भारत का है उसको देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि उसका कन्वर्जेंस भी और इंटीग्रेशन भी हो। मनोज भाई ने कहा कि आप इंटीग्रेट करें, अच्छी बात कर रहे हैं कि एक कन्वर्जेंस भी हो इस चीजों का, और जो भारत बोध का अपना है उस भारत बोध को उसमें लाया जाए। और निश्चित तौर से अगर हम इकोनोमाइज नहीं करेंगे तो हम लैग बिहाइंड कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इकोनोमाइज करना चाहिए अपने इशूज को, हाँ कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इकोनोमाइज करना चाहिए हम लोग को, मोनेटाइज करना चाहिए हम लोग को। इसलिए मुझे लगता है कि आ, इस सेशन में आप लोग निश्चित तौर से चर्चा करेंगे केयर इकोनॉमी का भी, और ताकि हम लोग उस केयर इकोनॉमी का दुनिया में चल पड़ा है बड़ा जोर सा, मुझे लगता है उसको अपने ढंग से इंडियन शैली में हम लोग को, भारत की अपनी शैली में उसको डेवलप करना चाहिए। और उसमें जो फैमिली का जो है, जो परिवार का जो ये है कॉन्सेप्ट है, उस परिवार भी एक फैक्ट्री है। मैं मानता हूं कि अगर कहा जाए उसको मोनेटाइज किया जाए तो परिवार में फैक्ट्री है, उसमें भी एक बड़ा डिपार्टमेंटेशन है, काम का बंटवारा है। मुझे लगता है उस परिवार के मूल्य को दुनिया को समझाना एक बड़ी जिम्मेवारी हम लोग की बनती है। इसलिए अभी खास करके अपने जो विचार परिवार का जोर भी है, कैसे कुटुंब का प्रबोधन हो, दूसरा कैसे एक समरसता का भाव बने सब में। समरसता केवल ये नहीं है, समरसता जहां भी डिस्कनेक्ट है हम कैसे कनेक्ट हों, वह डिस्कनेक्ट रूप से कैसे कनेक्ट हुआ जाए, इस बात की आवश्यकता है। और जो स्व का भाव है, जो भारत बोध है इसकी बात आप कर रहे हैं, और स्व का भाव भी रहे तो निश्चित तौर से हम देश को दुनिया में एक गाइड के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे मित्रों, हम लोग ये बात का ये नहीं कि हमें वर्चस्ववादी होना है या हमें दुनिया में ये बनना है, बल्कि दुनिया को हम कैसे एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सौरभ जी ने और इंडिया थिंक काउंसिल ने जो ये शुरुआत किया है पिछले, मैं तो 10 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ सौरभ से, लगातार आपके विचार इसमें रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने तमाम चीजों को, अपने तमाम दर्शन को हम लोग कैसे उसको एक अर्थशास्त्र में पिरो सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा बात होगा। और इसमें कुंभ का जो मामला था, जो कुंभ का इकोनॉमी है, उस कुंभ के इकोनॉमी पे मुझे लगता है कई वॉल्यूम लिखना चाहिए हम लोग को, और उससे कई चीज निकलती है। इसलिए मुझे लगता है कुंभ को भी डिस्कस करके, और जिस ढंग से सक्सेसफुली किया हम लोगों ने, मतलब कल्चर इकोनॉमी का जो गवर्नेंस हुआ है वो भी एक बड़ी बात है। इसलिए आप तमाम जो पार्टिसिपेंट्स, आपको बधाई हो, धन्यवाद हो कि हम लोग बाद में ऑफलाइन भी मिलेंगे हम सब लोग। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, भुज यूनिवर्सिटी में आया हूँ मैं, भुज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, तो वहां से मैं निकल के ये कर रहा हूँ। आइसा एक इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, एंड एलाइड साइंस एसोसिएशन, उसी का चल रहा है कॉन्फ्रेंस। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाएं, और कभी ऑफलाइन मिलने पर हम लोग और बातचीत करेंगे। थैंक यू सौरभ, एंड थैंक यू मनोज जी, थैंक यू जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं। शायद शर्मा जी है ना उत्सव वाले। थैंक यू सर। संजय भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ठीक है, चलिए आगे थैंक यू बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ श्री राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा प्रवक्ता और इंडिया थिंक काउंसिल के फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर है। फिजिकली हमारे आते इस बार बहुत नहीं आ पाए, आज बाहर कहाँ है आज राकेश? गाड़ी में है। तो श्री राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज। बहुत आभार सौरभ जी। मैं इस समय केवल उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के बॉर्डर पर, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर एक जिला है सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जिसके नाते मैं वहां फिजिकली आज प्रेजेंट नहीं रह पाया, लेकिन मन से मैं भी वही हूँ और इस कार्यक्रम के साथ मन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये सौरभ की केवल प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। संजय जी जो बात कह रहे थे, संजय पासवान जी, कि पिछले 10 वर्षों में कुछ नए शब्दों का जो प्रचलन में लेकर के आए हैं, उसके लिए इंडिया थिंक काउंसिल निश्चित तौर पर साधुवाद की पात्र है। कल्चरल इकोनॉमी पर एक बड़ी बहस देश के भीतर अगर खड़ी करने का श्रेय किसी को है तो वो इंडिया थिंक काउंसिल को है, सौरभ पांडे और पूरी टीम को है, जिन्होंने टेम्पल इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, जिन्होंने कुंभ कॉन्क्लेव, कुंभ के अर्थशास्त्र के बारे में बात की है, और इस पूरी रिलीजियस इकोनॉमी से कैसे एक रिलीजियस इकोनॉमी क्रिएट हो रही है देश में, उसको लेकर के कैसे चर्चा की जाए और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर उल्लेखनीय बातचीत पिछले 5 लगातार सीईसी में हमने की है। मैं अगर उसको सरलीकृत भाषा में, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं इसलिए सरलीकृत भाषा में, उसको सामान्य जन की भाषा में अगर देखें और मानव शरीर को अगर हम देखें तो, और मानव शरीर के साथ जोड़ें इस कल्चरल इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी जो सीधे मानव अंग में उदर की पूर्ति से सीधे जुड़ता है, पेट के भरने से, पेट की भूख से सीधे इकोनॉमी जुड़ती है।
और कल्चर जो हमारे मानस की भूख है, मस्तिष्क की भूख है, उसके साथ जुड़ती है। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने वाली ये कल्चरल इकोनॉमी, इसका उदाहरण कैसे बढ़ी है पिछले दिनों में। अमिताभ जी अभी जब कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे जो मूर्तिकार हैं, हमारे शिल्पकार हैं, हमारे जो कुम्हार हैं, उन्होंने कैसे आज इस इकोनॉमी में अपना योगदान कल्चरल तरीके से दिया है। सिद्धार्थनगर में इस भूमि पर एक चावल पैदा होता है, उसको काला नमक चावल कहते हैं। ये काला नमक चावल अपनी विविधताओं से भरा हुआ है, ये पौष्टिक भी है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी है। और इसको जब गौतम बुद्ध के प्रसाद के नाते प्रचारित किया सरकारों ने कि ये गौतम बुद्ध का प्रसाद है, तो कैसे दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ गई। और ये चावल जो 50 रुपए 60 रुपए किलो भी मुश्किल था इसका बिकना यहाँ पर, आज ये कैसे 200 250 300 400 रुपए किलो तक आज ये बिक रहा है। यानी इस कल्चरल भावना को हमने इकोनॉमी के साथ जब कनेक्ट किया है, तो यहाँ के किसानों को उसका किस तरह से लाभ हुआ है, वो कैसे आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि इन शब्दों पर जब चर्चा करते हैं तो इनके व्यापक स्तर पर जो प्रभाव आ रहे हैं, उन प्रभावों का भी एक समेकित अध्ययन किया जाना चाहिए कि कैसे इकोनॉमिकल चीजों के साथ हमने जब कल्चर को जोड़ा है तो उसका फायदा कैसे लोगों को मिला है। और एक उसका जो मूल्य आधारित अर्थशास्त्र की बात है, क्योंकि अर्थशास्त्र में तो मुनाफा केंद्र बिंदु है, लेकिन वो मुनाफा जब मूल्य आधारित होगा तो मानव सभ्यता के विकास में कितना सहभागी होगा। मुझे लगता है कि कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की उपादेयता इसी नाते होगी अगर हम इन बातों को लेकर के समाज जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके इस आयोजन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मूर्धन्य विद्वान जिनको मैं सुन रहा हूं, मैं तो हमेशा सुन करके कुछ और सीखने की कोशिश करता हूं, तो वक्ता के तौर पर नहीं, श्रोता के तौर पर मैं इस पूरे कॉन्क्लेव को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कॉन्क्लेव को आगे जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव जब से शुरू हुआ तब से आपने पूरे समरी कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ श्री अभिजीत सिन्हा जी है, डायरेक्टर ऑफ डूइंग बिजनेस, नई दिल्ली से। सिन्हा सर। अभिजीत सिन्हा जी, आवाज आ रही है सर? हेलो, अभी आवाज नहीं आ रही? म्यूट करना शायद। कनेक्टिविटी नहीं है। वो बोल रहे हैं लेकिन बताना पड़ेगा सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। वो कुछ कह रहे हैं अपने स्टाफ से। दोबारा कनेक्ट करेंगे, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। टेक्नोलॉजी है। सर, इस प्रोग्राम को हम लोगों ने कर्टेल एक दिन में इसलिए किया है क्योंकि अभी हमें विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ करना है बृहद उद्योग। अच्छा, तो सारी एनर्जी एक जगह लगाने की बजाय हम लोग इसको बड़ा कर्टेल करते हैं और वहां स्केल अप करेंगे। वो कब है? वो हम फेब एंड में प्लान कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर भी है, नया चैप्टर बनाओ। हम लोग हैं, आप ही लोग सर चैप्टर में, चैप्टर हम बनाओ। पैरासाइट हैं। नहीं तो अच्छा है ना, हम तुम्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दें। तुम पैरासाइट हो तो हम तेरा प्रोड्यूसर है। दैट इज कॉल्ड लाइक इट। आवाज नहीं आ रही। सिन्हा सर, आवाज नहीं आ रही है। तो क्या कहते हैं, बात सिस्टम में शुरू करते हैं। अच्छा सेटअप में बैठे हैं। नहीं, he is very decorative and he is having decorative office also. दिख रहा है। Ease of doing. He's out doing. Ease of doing में समझ आता है। नहीं, क्या बात है। तब तक हमारे साथ डॉक्टर समीर शुक्ला है। तो सर प्लीज। Sir, I was planning to talk about season-driven economy that India has. But very interestingly, I'm going completely in a different direction because while I was coming here, this is a very strange coincidence. I get a tender notice of interpretation center at Jagannath Puri, the spiritual center of maybe the entire that coast. And what are the pre-qualifications? International farm. A firm that has done 300 crore worth of an interpretation center pre-qualified. Sir, we have to understand. Ease of doing business. We are talking about all this, but the
the real point that we really need to hit are the policies which force these issues to come into the game. Because this is something that we see again and again and again, that our narratives are hijacked by those who have already done all this damage, and we are still not learning. We are still going for the same situation. So I believe that, one of the dimensions of think council should be looking at the policy matters. So, sir, I have come here as somebody who is have been to all kind of things. I was also convener of INTACT, or I've done substantial work in UN interpretation. Simultaneously, I'm an architect, but I also hold a degree in law, so I'm into contracts. So, what I have done over these years is look at the policy mechanisms that we have in India. And the real missing bit is the ethos, the way Indians have built things. We could build Jagannath Puri temple in 1100. Maybe that time it was maybe one of the world's largest construction project that could have taken place at that point of time on this planet. And today, when we have to build an interpretation center, we are seeking help from the West. So I think I'm now kind of going out of the charter, but I'm requesting Saurabh that we create a module within our ecosystem whereby we ensure that our narratives are controlled by us. Because that is the seed, that is the primary idea. That is where if we miss out, then what it will be built upon will be kind of completely useless narrative that will come about. So with that, I think I'll go back to quickly talk about the way Indian economies work, because I think one of the, so there's a piece by me which often goes viral. It's called Economics of a Sannyasi. Because Indians have very different economic system than the West. So in India, after 75, we are no longer supposed to create wealth. So there is a word called aparigraha, which has got no translation in any language other than Indian language. So what is the economics of aparigraha? What is the Arthashastra of aparigraha? First is that most of the people don't understand economics as a dynamic process of transactions. So why does the Indian economy pick up the pace that it can? Because we can have a lot of transactions taking place very rapidly, because we are a very large entity. So within a village also you can create a very large economy by a lot of transactions. वो चला जाएगा मेरे पे। अब आपको आ रही है आवाज अब? हाँ अभिजीत सर, हम आपको बस 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बंद करो। So we have never really understood the way we have used utsavs, which are season driven, because what are the real, say, ingredients of an economy? In those days, if you look at the world's richest nations, they were all on the tropical belt, because that's where agriculture was the maximum. And I think Gangetic Belt was, in terms of density, one of the biggest producers. That is why that economy existed. But we never ended up with a hoarding. We have to really go back and understand the difference that Indian economics has had, and that is why we could have an economy running for 1,000 years without destroying the planet. And these guys destroyed the planet in 200 years because they brought the concept of hoarding. They brought the idea of cold storage. They brought the idea of playing with the, creating an artificial scarcity. So do we talk about getting rich like the entire world that is talking about? That is one way of looking at the way we reform our economics. If I put Raghuram Rajan in the helm, that's the economics he understands, because that's the economics that the world has worked on. Or do we talk about the rapid transaction-based economy, which automatically brings equality? Because if one person is not hoarding, what it will do is that a lot of people will start becoming beneficiary of the same economic process. So we have to, Modi Sahib has done something maybe not consciously, but he has done something very beautiful. He reinvented the idea of festivals. So India did so many festivals because they are the real churning points, or they are the catalyst of the redistribution of wealth in any ecosystem. The minute wealth is created by, say, seasonal harvest, what do? You immediately host a festival so that that is distributed. Otherwise, that will be held back and people will be back to the scarcity-based economics. So I believe that there is one process, and that is being rich, because without being rich, the world is not going to listen to. So we have to accept that part, let that part also take place. But simultaneously, we have to go back to understanding our ways of life in the sense of the economics that we have. So in Gujarat University, some time back when Mr. Sanyal had come, we had created an idea that was basically an institution based on the
Bharatiya Arthashastra, because Bharatiya Arthashastra, Bharatiya Nyaya Shastra, all these are as different as chalk and cheese to Western evidence-based system or Western science. So it's a long conversation. But I believe that as we are in this domain of, kind of finding the right solution or the right fit, I believe that we need to bring back this understanding of non-holding based economy. And what kind of models there can be created that could be maybe used across India in the rural economy, because the rural economy is not going to be able to respond to the urban pressures the way urban economy is going to be able to respond to the international pressures. So there with that, I think I'll sum it up, but I would really strongly feel that I rather propose that we create some kind of a mechanism here which advises the government, so we don't have these pop-ups like Jagannath Puri. Unfortunately, that is the last day of the tender, so some international agency would come and do it, and I don't want to talk about it in terms of that individual political situation, but this is something that is happening. So we have to get back at government with some kind of a proper white paper which states that when you want to develop some of these very important culturally, very powerful locations of India, there has to be an input which is aligned with the Indian ethos, and we can become one of the contributors to that. And at the other end, I think we should also talk about creating some institution which is looking at the Indian economic model, which is season driven, which is distribution driven, and I would believe that we should try to do it in the rural areas. Thank you. Thank you so much, sir. As far as tendering process the government is concerned, I think he every day applies for the tendering, so he must be aware of what he sources resort to getting any tender. So we'll discuss about this. So Abhijit Sinha sir, आपको अब मेरी आवाज आ रही होगी, उम्मीद है आ रही है, please. साफ आ रही है, इको कर रही है? साफ आ रही है, साफ आ रही है साहब. थैंक यू. सो सबसे पहले तो चेयर प्रोफेसर श्रीनिवास विक्रेडी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, को चेयर प्रोफेसर शर्मा, और स्पेशल नोट्स एसपी सिंह जी ने दिए, और मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं तो हो सकता है मैं सबके नोट्स नहीं सुन पाया, लेकिन सचितानंद मिश्रा जी, समीर शुक्ल जी और अमित द्विवेदी जी जो स्पेशल नोट के लिए यहाँ आमंत्रित थे, और साथ में ऑनलाइन स्पीकर्स मनोज दीक्षित जी, अमिताभ पांडे जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अशोक मेहता जी और श्रीनिवास. साथ ही मैं संजय पासवान जी को सुन पाया, सो उनका विशेष आभार और आप सबको अभिनंदन. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पायलटिंग प्रोग्राम, और आज जिस विशेष विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसके लिए विशेष आभार सौरभ जी को, क्योंकि इस विषय के ऊपर काम काफी समय से कुछ हो रहा था और वो पब्लिक डोमेन में नहीं था. तो कई बार, जैसा अभी मेरे से पूर्व जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा भी कि कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम संवाद कर सकें सरकार के साथ. तो मुझे लगता है अब कुछ चीजें जो हुई हैं वो आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, और उसका एक थॉट प्रोसेस भी हम साथ लेकर चलें तो शायद सही ढंग से हम वो संवाद स्थापित कर पाएंगे. और इंडिया थिंक काउंसिल ऐसे संवाद को स्थापित करने के लिए और पिछले 5 सालों में कल्चरल इकोनॉमी के ऊपर जो परिचर्चा और चर्चाएं आपने की हैं, उसके लिए विशेष आभार सौरभ जी को. उम्मीद करते हैं कि जैसा कि सभी तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, सभी वक्ताओं ने अमोवेश कहा ही है कि इसको अब रियलाइजेशन की तरफ ले जाने की जरूरत है, संवाद से आगे बढ़ के इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर ले जाने की जरूरत है. तो जब हम इस संवाद की तरफ बढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल सेट करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप प्रिंसिपल को ठीक ढंग से स्थापित नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से कल्चरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या किस तरह का संवेदन और किस तरह की रिटेंशन की बात कर रहे हैं, क्या वो रीसेट है, क्या वो रीहर्स है, क्या वो कंजर्व है, या आप उसको रेलिक करने की बात कर रहे हैं. सो इसके ऊपर मैंने जो आज का संवाद रखा है, दैट इज हार्ड रीसेट फॉर भारत कल्चरल इकोनॉमी बिफोर इंडिया सेंचुरियन 2047. तो हम 75 साल के आसपास का करीब देश हो चुके हैं, और अगर ये हार्ड रीसेट सही समय पे दबाया गया होता, ये बटन अगर 1947 के समय में अगर दबाया गया होता, तो अब तक आप बहुत कुछ रिटेन कर चुके होते. लेकिन 1947 में जिस आजादी की या जिस पॉलिटिकल फिटमेंट की हम बात करते हैं, उसको भारत की तरह राष्ट्र कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैं कहूंगा कि कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह दिखाई देती है 1947 में। और उसके बाद लंबी चर्चाएं होती हैं हमने क्या खोया और किन चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत थी। सो एक बार थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर लेते हैं तो दुनिया भर में लगभग कॉलोनिज्म और कॉलोनियल शासन रहे हैं, कॉलोनाइजर्स रहे हैं। जब भी ये कॉलोनाइजर्स अपने अपने राष्ट्र को या अपने अपने कॉलोनीज को छोड़ के गए हैं तो दो तरह के देशों की प्रतिक्रिया रही है। कुछ ने तुरंत रिसेट किया है और कुछ हमारी तरह 70-75 साल के बाद अब कल्चरल इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की तरफ देख रहे हैं। सो किन कंपार्टमेंट्स में और किन सेक्शंस में इन चीजों को पिछले 75 सालों में हमने बात की है, उसको अगर मैं कहूँ तो इंटरनली ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं विच आर कल्चरल, एजुकेशनल, जुडिशियल एंड मेडिकल। कल्चरल, एजुकेशनल, जुडिशियल एंड मेडिकल ये कंपार्टमेंट्स हमारी गवर्नेंस, हमारी ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और बहुत सारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है उनको दर्शाते हैं। क्या इसमें कितना रिसेट हुआ है इस पे भी मैं थोड़ी रोशनी डाल पाऊंगा। और दूसरी है स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक। स्ट्रैटेजिकली आप कहाँ थे, किस कंडीशन में और किस परिवेश में आजाद हुए, अगले 30-40 सालों तक किस तरह की गवर्नमेंट आई, किस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म बने, वो सब स्ट्रैटेजिकली भारत की प्लेसमेंट को साउथ ईस्ट एशिया में और ग्लोबल साउथ में एस्टैब्लिश करते हैं। आज आपकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या है और इकोनॉमिकली आप 70-75 इयर्स में कहाँ खड़े। अगर मैं समराइज करूं, जबकि ऐसा करना बहुत ढंग से उचित नहीं होगा, तो जिन देशों ने आपके ऊपर करीब करीब 400 साल राज किए, पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटेन, 75 साल की आजादी के अंदर आप उनको एज एन इकोनॉमी पीछे कर चुके हैं। तो कुछ बहुत टेरिबली रॉन्ग अडॉप्शन किया उन देशों ने, जो करीब अगर मैं इसकी आज की ट्रांजैक्शन रेट से एक्सचेंज करूं तो 45 ट्रिलियन के आसपास धन भारतीय संपदा लूट कर कॉलोनीज में यहाँ वहां भेजी गई। उतनी लूट के बाद इतना बड़ा राज्य, इतने ऐसा एक साम्राज्य जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं था, 400 साल का इकोनॉमिक सक्शन के बाद अगर आप 75 इयर्स भी उस इकोनॉमी को होल्ड नहीं कर पाए, उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ टेरिबल रॉन्ग रहा है ब्रिटेन की इकोनॉमी के साथ। या अगर मैं फ्रांस की इकोनॉमी, अभी आप फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी और ब्राजील, इन सब को पीछे छोड़कर आप तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़े। सो एक वो कंपोनेंट है जिसमें आज की रिक्वायरमेंट है कि जो इकोनॉमी हम आज बना रहे हैं, 5th पे हैं, 3rd पे हैं, 4th पे हैं, और थर्ड के इकोनॉमी मोदी इकोनॉमिक्स 3.0 में बनाएंगे, तो वो कितने दिन रिटेन करेंगे? सही बनाएंगे वो चाइना, जापान, अमेरिका की तरह बनाएंगे या एक कल्चरल इकोनॉमी बनाएंगे? सो ये सवाल कहता है कि कुछ रूल बुक चाहिए। अगर वो रूल बुक मिसिंग है तो फिर आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, और कॉपी पेस्ट की, वेस्ट की वैलिडेशन की जो पीछे अफीम हमें चढ़ाई गई है, वो 25-50 सालों में हम इतना उसके आदी हो गए हैं कि शायद उधर से वैलिडेशन मिल गया तो सब कुछ ठीक होगा, उसके आगे सोचते ही नहीं। सो मैं आज उस रूल बुक में 3 C's के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। कल्चरल कॉन्शियसनेस होना चाहिए कॉम्पिटेंस का, और ये तीनों C को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक कल्चरल है, एक कॉन्शियसनेस है और तीसरी कॉम्पिटेंस है। कल्चरल में आपको क्या रिटेन करना है? जब आप रिटेन करने जाएंगे तो इट इज लाइक सेटिंग अ रीसेट बटन ऑन अ कंप्यूटर, बट कितना पीछे रिसेट करना है? आप मुगल काल को रिसेट करना चाहते हो, आप वैदिक काल को रिसेट करना चाहते हो, आप हर्षवर्धन के काल को रिसेट करना चाहते हो, तो हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। और मैं अगर कहूं कि सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाए तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर देश उसी काल को रिसेट करना चाहेगा जब उसके पास सबसे ज्यादा ग्लोबल शेयर था इकोनॉमी का। और हमारा सबसे ज्यादा ग्लोबल शेयर जो था वो मौर्यन एम्पायर के टाइम में था, 30% के आसपास वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो अगर मैं रिसेट बटन आज दबाता हूं या ये जनरेशन दबाती है, तो वो उसी रिसेट बटन को वहीं पे जाकर उसको रिसेट करना चाहेगी। उसके बाद जब 30% से 25% हुआ, फिर 20% पे पोर्टुगीज और ब्रिटिश आ गए, उसके बाद डिक्लाइन होते होते 16% की इकोनॉमी पे उसको ऑन दैट रीसेट। ये कल्चरल रीसेट के बाद आपको उसकी कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। आ रही है। कल्चरल
सॉरी, कल्चर के बाद जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उस कॉन्शियसनेस में क्या सिर्फ कल्चर रिटेन करना है, कॉम्पिटेंस नहीं है। आज आप बिना कॉम्पिटेंस के ग्लोबल साउथ में खड़ा होना मुश्किल है। हर तीसरे तरफ आप अपने मैप के चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी देख लें वहां अनरेस्ट है, या फिर वहां एक हेलो आ रही आवाज क्या आ है रही है। या तो वहां अनरेस्ट है या फिर वहां कुछ इन्वेस्टमेंट है ऐसे एलिमेंट्स का जिनको इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से इंडिया की कहीं ना कहीं कुछ खतरा दिखता है। आई थिंक मेरे से पहले किसी ने कहा भी कि आखिर अमेरिका की क्या बंदिशें हैं जो इतना थ्रेट की तरह दिखता है। सो वो कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। सो ये तीनों कंपार्टमेंट्स में अगर आज जो काम भारत सरकार कर रही है उसको मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूं, तो कल्चरल कॉम्पिटेंस में आज आपका संवाद, आपका बॉलीवुड, आपका लेखन, आपकी म्यूजिक, आपका आर्ट, आपका कल्चर, ये सब कुछ आते हैं। और इसमें भी काफी हद तक लोगों ने और लेफ्ट की आइडियोलॉजी ने 75 साल से पहले से काफी ओवर पावर कर रखा था, और वो ओवर पावर धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। अगर मैं कम कॉन्शियसनेस की बात करूं तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इस पे मैं थोड़ी देर से आऊंगा, बट मैं कॉम्पिटेंस की बात करता हूँ, इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस की बात करता हूँ। तो आपका एक बड़ा इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस है जिसमें भारत को अगर आप करीब 3000 साल 3500 साल पीछे जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया के पास दो रूट हुआ करते थे, एक सिल्क रूट और एक स्पाइस रूट। अगर आप सिल्क रूट को देखें तो सिल्क रूट स्पाइस रूट के बाद आता है। जो स्पाइस रूट था वो इंडिया का पहला ट्रेड रूट था, और प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की शुरुआत की 2023 में G20 के समय में, वो बिल्कुल वही रूट है जो स्पाइस रूट हुआ करता था। फायदा क्या है या क्या इसके पीछे की इकोनॉमिक्स है, उसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में बहुत ही कम शब्दों में बताऊं तो जापान से लेकर यूरोप तक पहुंचने के लिए स्पाइस का जो रूट था वो मिडिल ईस्ट की तरफ से होके जाता था। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को अगर आप उसी ट्रैक पे देखते हैं तो इंडिया आज एक लॉजिस्टिक हब की तरह अपने आप को ट्रांसशिपमेंट पोजीशन पे पाता है। और जब तक हम अपने दोनों साइड के पोर्ट, जो हमारी ईस्टर्न साइड से आ रही हैं और जो वेस्टर्न साइड की तरफ जाएंगी, उन दोनों साइड के पोर्ट्स को इक्विप करते हैं, फिर हम आगे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए इक्विप करते हैं, तो हम इसको दोबारा उस वर्चस्व को, उस इंटरनेशनल ट्रेड को पा सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर सितंबर, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो सितंबर 2023 में करीब करीब अनाउंस होता है G20 के कंक्लूजन के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन में, और अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई होती है। 1 महीने के अंदर ये कैलिब्रेशन पूरी दुनिया को हिला देता है कि हमास, जिसके ऊपर इजराइल को भी इतना अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना होगी और ऐसा आक्रमण होगा, उसको इतना फंड, पैसा और हथियार किसने दिया, कब दिया। एक एग्जाम्पल को मैं साइड में रखता हूँ, दूसरी तरफ जाते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की तरफ अगर आप कहें तो P3 कॉरिडोर, भूटान, बोडोलैंड एंड बांग्लादेश, जो हमारे चिकन नेक की समस्या को, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है ईस्टर्न पार्ट की तरफ से, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रांसशिपमेंट रेलवे एंड ट्रांसशिपमेंट रोड का इवेल्युएशन स्टडी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो जिस वक्त बांग्लादेश सरकार को सबमिट करती है, उस वक्त शेख हसीना मैडम वहां प्राइम मिनिस्टर होती हैं, जिस दिन या जिस महीने में स्टैब्लिश करती है, उसके 2-3 महीने के अंदर उनकी गवर्नमेंट पहले थ्रेट रिसीव करती है और उसके बाद वहां पे तख्ता पलट हो जाती है। ये दोनों चीजें सुनने में आपको ऐसा लगेंगे कि ये कोइंसिडेंटल है या इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं, बट आप लंबे समय के बाद, थोड़े समय के बाद कुछ ओपनिंग्स हुई और कुछ खुलासे हुए KGB की तरफ से और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, और उसमें अमेरिका के रोल को बांग्लादेश में और चाइना के रोल को इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। आप लोग अगर इसको रिसर्च करना चाहेंगे तो मैं इतना इनपुट देके छोड़ देता हूँ, आपको मिलेगी। बट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सिर्फ, या इंटेलिजेंस कॉरिडोर को हम इस वक्त किस पर्सपेक्ट में अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर देखते हैं, अगर 2 लाइन आप अर्थशास्त्र की सुने तो वो आज भी उतनी रेलेवेंस दिखेगी
कि सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रियजया। इसको कितने प्रोस्पेक्ट में कितनी बार कहा गया होगा पिछले कई सालों में, लेकिन आज अगर मैं इसको दिल्ली के ऊपर जो अभी रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट में, और उसके बाद कल मैं ट्रेड यूनियन में किसी के साथ बात कर रहा था दिल्ली में, उन्होंने कहा कि सर मार्केट इस बार लाजपत नगर का, कीर्ति नगर का, करोल बाग का ये पूरा डाउन है, क्योंकि लोग भीड़ में जाने से बच रहे हैं, लोग ऑनलाइन खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बार जो ब्लास्ट हुए हैं उससे काफी इम्पैक्ट होगा, बाद में हमें पता चलेगा कि इन मार्केट्स की क्या शेयर्स जो है वो लूज हुई। सो क्या इसका रीजन सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिलीजियस होता है टेररिज्म का, या फिर इकोनॉमिक भी होता है? और यदि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक भी होता है, ये ब्लास्ट सितंबर अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर के बीच में ज्यादातर होते हैं। आप 9/11, 26/11 पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए टेररिज्म का, कि वो इकोनॉमिक अटेम्प्ट या इकोनॉमिक उसके ऊपर टारगेटिंग इसी फेस्टिव पीरियड में क्यों की जाती है? क्योंकि इस फेस्टिव पीरियड में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो एक्सट्रीम विंटर में या एक्सट्रीम समर में नहीं होती। और इसको इम्पैक्ट करने के लिए यदि अगर इसका काउंटर टेररिज्म या इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त जितनी बैंडविड्थ एनआईए के पास है, क्या उतनी बैंडविड्थ, उतने स्टेट्स, उतने रेड और उतने इन्वेस्टिगेशन से हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे। तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन कल्चरल इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए बहुत मैसिव है, और उस मैसिव के अगर मैं थोड़े टच पॉइंट भी यहाँ समराइज करके डॉट्स को कनेक्ट करके मैं आपके साथ छोड़ देता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये फोरम उस चर्चा को आगे ले जा पाएगा, जिसमें मैं अगर अब रिवर्स मोड में करूंगा तो हमारे पास कल्चरल कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि आपको अपने धर्म की पीढ़ी में से क्या बचाना था। वो गुरुकुल की व्यवस्था थी, एजुकेशनल थी, मेडिकल थी, कल्चरल थी, जुडिशियल थी, आपको भूमि सुधार कानून, राजस्व के कानून, जीएसटी, या आपने मुगलों से जो जमींदारी सूबेदारी प्रथा ले ली उसको हटा करके वणिक, ग्रामिक और जो चाणक्य के समय में प्रथा थी उसको रिवर्स करना चाहिए था। ये एक सेट ऑफ रिफॉर्म है जिसको आप कल्चरल रिफॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा सेट ऑफ रिफॉर्म ये है कि आपके पास कॉन्शियसनेस है कि नहीं इस वक्त ये डिसाइड करने की कि आपको राष्ट्र को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेक। अगर मैं कॉम्पिटेंस डेवलप करने की बात करूं टू फाइट विद काउंटर टेररिज्म, तो मुझे 4-5 कंपार्टमेंट्स बहुत क्लियर नजर आते हैं, जिनमें अभी अगर आपने रीसेट करना शुरू नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में उसको पूरा का पूरा सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर डालना। आपकी फेशियल आइडेंटिटी ये एक पूरा नेटवर्क है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपकी व्हीकल की नंबर प्लेट आइडेंटिटी, और लास्ट आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी। यदि टेररिस्ट कभी कहीं किसी तरह का ब्लास्ट करते हैं जिससे इकोनॉमी हर्ट होती है, तो इन चारों कंपार्टमेंट्स में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको ट्रैक होने के काम आती है। लेकिन क्या आपका पूरा राष्ट्र डिजिटल नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे अलाइन है, एक स्वर में खड़ा है? नहीं। तमिलनाडु, केरल और झारखंड, इन तीनों जगहों व्हीकल पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अभी तक सहमति केंद्र सरकार के साथ नहीं बनी। क्या आपका पूरा देश पैन कार्ड, आधार कार्ड और उससे लिंक जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है उसके ऊपर एक सहमति बना पाया है? नहीं। तीसरी चीज आपकी फेशियल आइडेंटिटी, आपके पास कितने कैमरास हैं, कितने स्ट्रीट लेवल सीसीटीवीज हैं, इस पे डिपेंड करता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी हिमाकत करता है आपके इकोनॉमी के ऊपर, आपकी सोवरेनिटी के ऊपर आक्रमण करने की, किसी तरह का टेरर अटैक करने की, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकें। तो क्या इसमें जो आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से या पीपीपी मोड में आता है, तो इसकी अवेयरनेस, इसकी नीड या इसके थ्रेट का कॉम्पिटेंस हम अभी तक बता पाए हैं, हम बोल पाए हैं कि इसकी क्या सर मैं इंटरवीन करूंगा, मैं आपका क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूंगा। अभी हमारे चेयर सर को जाना भी है, इस आपकी बात को मैं भी क्लोजिंग रिमार्क्स में लूंगा 2 मिनट के लिए। ओके, प्लीज स्टे विद अस। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर एसपी सिंह जी से, हमारे आज के सेशन के को चेयर है, आपके रिमार्क्स। थैंक यू। पहले तो मैं इंडिया थिंक काउंसिल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस यात्रा में शामिल किया, जो कि मैं मिला तो हूँ एक बार पहले भी सौरभ पांडे जी से और मनोज दीक्षित जी के साथ, लेकिन
शायद उस समय जुड़ नहीं पाया। तो एक तो धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए, और जो सभी सम्मानित स्पीकर्स अभी तक बोले हैं और जो भी उनसे मैंने ग्रहण किया, समीर जी से, मनोज दीक्षित जी से, अमित द्विवेदी जी से, राकेश जी से, तो सभी लोगों से जो भी विचार मुझे मिले उनको मैं अध्यक्ष जी का वो भार होगा कि उनको वो समराइज करें, लेकिन जो कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में थे जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो जानता था कल्चरल इकोनॉमी के बारे में, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में, जीडीपी के बारे में। मेरा विषय ही यही है ना, बिजनेस मैनेजमेंट का छात्र हूँ और हर चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। लेकिन मेरी बिजनेस की डेफिनेशन फर्क है। मेरा बिजनेस का मतलब पैसा कमाना नहीं है, जो शायद समीर जी ने बोला और सभी लोगों में और आपके भी बोध में है कि कल्चरल इकोनॉमी का तात्पर्य सिर्फ अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना नहीं है। हमें अपने को इन टोटालिटी किस तरह से हम समृद्ध राष्ट्र बने, मैं यूज कर रहा हूँ हिंदी का जानबूझ करके। हम शायद मोस्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे तो समृद्ध होंगे कि या नहीं होंगे, ये एक विषय है जिस पे आप लोग चर्चा करते होंगे, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन जो समृद्ध विकास की जो अवधारणा है उसमें शायद मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हमारी जीडीपी में शामिल नहीं है, कि हमारे लोग कितने खुश हैं, हमारे लोग कितने सहृदयता से रहते हैं, हमारे लोग कितना कम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे लोग के एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम का उसमें क्या योगदान है, हम इकोनॉमी में हमारे इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट करते हैं, हमारे कार्बन क्रेडिट्स कितने हैं, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कितने हैं। ये मुझे लगता है कि एक मैं नई बात तो नहीं कर रहा हूँ, बात होती होगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम अपने जब जीडीपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, तो एक होलिस्टिक जीडीपी या होलिस्टिक जीएनपी की बात करें, जिसमें कि हम शायद जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ जीडीपी है या वेस्टर्न मॉडल ऑफ ग्रोथ है, उसमें इंडिया मॉडल ऑफ जीडीपी, इंडिया मॉडल ऑफ ग्रोथ, इंडिया मॉडल ऑफ कल्चरल इंक्लूजन इन द डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ में उसको कैसे शामिल करें। दिस आई थॉट यस्टरडे। मैंने सोचा एक तो ये विचार मेरा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं समझता हूँ 5-6 मिनट ही समय मेरे लिए होगा, बहुत सारी बातें, लेकिन ये तो एक थॉट है। लेकिन शायद किसी स्पीकर ने कहा, समीर जी ने या दीक्षित जी ने, कि हमको डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन संसार में सबसे ज्यादा है, तो अगर हमारा जीडीपी भी सबसे ज्यादा हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जीडीपी बढ़ता जाएगा। और अगर हमारा पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा हैप्पीनेस वो साथ साथ नहीं बढ़ रही है और खाली जीडीपी बढ़ रहा है, तो हमें अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तो उस दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, जो ग्राम स्वराज की बात थी, हम बैठे हैं गांधी जी के स्थान पे अहमदाबाद गुजरात में, और साबरमती आश्रम मुश्किल से यहाँ से 5 या 10 मिनट की दूरी है। तो ग्राम स्वराज की बात करें तो धीरे धीरे इस साल पहली बार जब ये हमारे सारे वोटर आईडीज चेंज हो रहे हैं ना, सबके दोबारा से बड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो उसमें मैंने और मेरे भाई ने मुझे सुझाव दिया, छोटे भाई ने, कि भैया आप जो हमारे लखनऊ में वोटर आईडी थे उन सबको हम छोड़ देते हैं, इस बार हम लोग अपना वोटर आईडी अपने गांव से करेंगे। तो हमने आज ही के सवेरे सवेरे अपने सारे वोट ट्रांसफर कर दिए अपने गांव को। और ये WTO ने आज से 20 साल पहले कहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आज से 20 साल पहले कहा था, हम कितना भी शहर भाग ले, कितना भी संपन्न हो ले, जब कभी एक समय आएगा इकोनॉमिक फोरम पे जब हम बात करेंगे संस्कृति की, संस्कार की, सांसारिक ज्ञान की, खुशी की और भारतीय मॉडल की, तो इंडिया में हर व्यक्ति को अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। तो शायद मेरी गांव जाने की शुरुआत हो गई। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे अमेरिका में एक है कहीं है, धीरे धीरे वो या उनका परिवार भी गांव की तरफ वापस लौटे और ग्राम स्वराज की बात करें। और उसके लिए ये कल्चरल इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं। आसाम की बात किसी ने कही, मनोज दीक्षित साहब ने। आसाम में मैंने 3 चीजें देखी। एक तो वहां पे मैंने देखा कि लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन पागल नहीं है पैसा कमाने के, और ये बहुत बढ़िया बात है। इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा खुश है। और बहुत सारे गांव में जाओ, जो मैं अपने पीएन के ड्राइवर की शादी, मेरा एक नियम है कि मैं शादी में किसी की भी हो अगर मेरे साथ काम कर रहा है तो मैं उसके गांव जरूर जाता हूं, और भगवान न करे किसी के घर में कोई मृत्यु हो तो उसमें जरूर जाता हूं। अगर मैं हूं गुवाहाटी में तो मैं जाऊंगा, मैं सबकी शादियों में गया, सबकी बेटियों की शादी में।
और मैंने उनमें इतनी खुशियां देखी कि कभी कभी हमारे 5 स्टार की शादी में वो खुशियां नजर नहीं आती हैं। वो परिवार उतने खुश है, तो कैसे खुश है इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। जो हमारे सबसे पुराना व्यक्ति जो हमारे रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करता था, सुरेन कलिता, उसकी बेटी की शादी में गए, बहुत छोटा सा व्यवस्था थी, लेकिन कितने खुश थे लोग। उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं थी, उनके पास ना पैसे की कमी थी ना खिलाने की कमी थी, बट अपनी सुविधा से उन्होंने दिया। तो मैंने जब पता किया तो पता चला उसमें जो पॉलिसी की बात आपने की, असम सरकार ने, और हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी का इसमें वो भी है, उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जो असमीज गमछा दिया जाता है उसको जीआई टैग कराया, और ये कहा कि जो बाहर से बन के गमछे आते हैं, जो गुजरात से आ जाते हैं और वो सैटिन के, सिल्क के और सिंथेटिक, वो देना बंद। अभी सिर्फ गांव में बने हुए हैंडीक्राफ्ट के ही गमछे दिए जाएंगे। और उन्होंने उसका थोड़ा सख्ती से पालन किया, और जो नहीं दिया उसको नोटिस भी जारी हुआ। और धीरे धीरे उस गांव में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था वो फिर से बनने लगे, और 20-30 रुपए महंगा है, बस वो 20-30 रुपए उस गरीब आदमी के पास जा रहा है। एक ये मॉडल है। दूसरा, मैं गुजरात से बहुत सालों से जुड़ा हूं, बट अभी बाद में आया 25 साल बाद। 1992 में जब मैं पहली बार भुज गया और वहां पे मेरा कुछ काम था जियोलॉजी का, तो वहां देखा कि जो वहां का बांधनी का काम है, और उसका कार्ड आज भी उस लेडी का मेरे पास रखा हुआ है, उसको जियो टैग तो नहीं मिला था, लेकिन हमारा टैग तो मिला था। वो हम पता करके राष्ट्रपति अवार्डी, वो जो तीजन समथिंग करके लेडी के पास गए, और उससे उस जमाने में पापा ने कुछ पैसे दिए थे, सब इकट्ठा करके बहन के लिए 4,000 रुपए की घर चोला साड़ी खरीदी। आप 1992 का 4,000 रुपए का अंदाजा लगा सकते हैं आज के परचेजिंग पावर पैरिटी पे उसकी क्या कीमत। और आज भी हमारे पाटन में साड़ियां 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, बट कुल मिला के सर्कुलर इकोनॉमी में, चाहे हमारे आसाम में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे लखनऊ की जहां से मैं हूं चिकनकारी हो, और चाहे हमारे रास हो जो यूपी में है, चाहे हमारे ढोल हो जो वहां पे है, और यहाँ पे भी जो हमारे लोकल सिस्टम्स है, उसमें हम कैसे इकोनॉमिक इंक्लूजन करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी कोई समृद्धि में कमी है या हमारी सब चीजें खत्म हो गई। कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे कोई 2-4 लोग पड़े हुए हैं जो उसको जिंदा रखे। उसको बढ़ाना कैसे, और बढ़ाने के पीछे सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल ही सक्सेसफुल है। तो मेरा आज का विचार इतना ही है कि किस तरह से हम अपने द्वारा, नियम कायदे कानून के द्वारा, अपनी पॉलिसी के द्वारा, लॉ में परिवर्तन करके, या थिंकिंग में, सोशल थिंकिंग में एज अ प्रेशर ग्रुप जा करके कैसे हम लोगों की विचारधाराएं बदले। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक और विचार मेरे अंदर, मैं उसको देख के समाप्त करूंगा। ये सब करने से हैंडीक्राफ्ट, फिल्म, मैं बहुत साल पपेट सेक्शन का इंचार्ज था। किसी ने चित्रकूट की बात शुरू में की, चित्रकूट में 15 दिन जाके रहा, और एक पपेट सेक्शन था साक्षरता निकेतन लखनऊ में, वो पूरी रामायण करते थे पपेट से, पूरी पूरी रामायण। और वो पपेट से रामायण 15 दिन तक लगातार चित्रकूट मेले में चलती थी। जगन्नाथ सिंह साहब उस समय वहां डीएम थे, और उनकी पत्नी बहुत कवित्री थी, तो उनको बड़ा शौक था। तो हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वाइस चांसलर हैं, वो कितने कल्चरली साउंड हैं? क्या उनके अंदर ये भाव है कि उस क्षेत्र के कल्चर को करें? तो हमने कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी में, जो समीर जी थोड़ा वाकिफ भी हैं, हम लोग ज्वेलरी डिजाइन और स्टोन कटिंग पे चला रहे हैं। जो पुराना हमारा काम था ज्वेलरी का, वो उसी को जिंदा कर रहे हैं सूरत में। हम यहाँ पे एक मंत्रा लैब के साथ पुराना जो हमारा कपड़ों का काम था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स, उसके लिए सूरत में काम कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे अंबाजी के पास में एक सेंटर है स्टोन क्राफ्टिंग का। स्टोन क्राफ्टिंग को कैसे हम, जो पुरानी ओरिजिनल स्टोन क्राफ्टिंग है और सीएनसी मशीन से स्टोन क्राफ्टिंग करके ब्लेंड करें, सो दैट उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़े, उनकी कला भी शामिल रहे और टेक्नोलॉजी भी आए। और चौथा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पीडीलाइट के साथ, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। उस फर्नीचर में भी दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, सीएनसी से भी फर्नीचर बन रहे हैं, मशीन कट फर्नीचर भी है, क्योंकि उनकी बेचारों की इकोनॉमिक वायबिलिटी हैंड्स, खाली हाथ से नहीं हो रही थी। तो हम टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानते, हम टेक्नोलॉजी को भी अपने कल्चर के साथ शामिल करके, कल्चर को इंटैक्ट करके टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करें। ये इकोनॉमिक विचारधारा, क्योंकि बगैर उसके ग्रोथ नहीं है। हर आदमी को पैसे चाहिए और आगे बढ़ना है। और फाइनली मैं एक बात कहूंगा, जो मेरा एक मेन एम्फेसिस है, मैंने गुजरात में आने के बाद और असम में भी शुरू किया, जिसको मैं कहता हूं व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान, तीनों में से कोई भी वर्ड आप ले लो, बिहेवियरल साइंस इंग्लिश में, और बिहेवियरल स्किल्स
इन अ पार्ट, तो हमने अपने सारे सिलेबस में जहां जहां 15 सालों से हम वाइस चांसलर या डायरेक्टर रहे, हमने बिहेवियरल स्किल्स को या बिहेवियरल साइंस को इंक्लूड किया, जिससे कि हमारा उन बच्चों के अंदर देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति भाव पैदा हो और वो उनके आगे काम आए। लेकिन सबसे ज्यादा वो कहाँ आने वाला है, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि गुजरात इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। 17% हमारी जो इंडस्ट्री की आउटपुट है वो गुजरात से आती है जीडीपी में। उस 17% विल बिकम 23%, 25%, अनदर 5 to 10 years। अगर जो हमारा ये कल्चरल, ये एक नई बात मैंने सोची, अगर सही हो तो आप लें, नहीं जरूरी नहीं कि इसको आप इस पे मंथन करें, कि हमारा जब कल्चरल इंक्लूजन होगा, जब हमारा कल्चरल इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो उसका दूरगामी परिणाम, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। क्योंकि हमारा जो व्यक्ति इस इकोनॉमी से ग्रो करेगा, उसके दिमाग में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे संस्कार, हमारे इथिक्स, हमारे वैल्यूज सिस्टम स्ट्रांग होंगे, तो वहां पे उसका आउटपुट बढ़ेगा, वो ज्यादा देने पे सोचेगा, लेने पे कम सोचेगा, और जो हमारी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है वो उसमें ज्यादा इनपुट दे पाएगी, तो हमारे कम पैसे में ज्यादा आमदनी और ज्यादा आउटपुट निकलेगा, जिससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। एंड दैट वाज द मॉडल आई थॉट फ्रॉम लास्ट another 24-30 hours, and that I wanted to share with you। 5-6 मिनट में बात समाप्त करने की सोची थी। उम्मीद है आप लोग को कुछ जिस्ट आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभिजीत सर लाइन पे है? हाँ है वो। श्री अभिजीत सिन्हा, कैन यू हियर मी? यस सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? काइंडली कंक्लूड इन 2 minutes प्लीज। सॉरी सर, आपने जो चेयर साहब ने जो बात कही, मुझे लगता है इसको कुछ 5 साल पहले करीब करीब आपने जो भी बातें कही हैं, उसके ऊपर काम करने की तैयारी शुरू की गई। हर क्षेत्र में हम सक्षम नहीं हो पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें या क्लाइमेट इकोनॉमी की बात करें, तो करीब 2026 COP26 से लेके COP30 तक जिस वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने ये जिम्मेवारी थमाए रखी थी कि आप वो तरीका बताएंगे कि हम अपने नेचर के साथ कैसे जिएं, उस वर्ल्ड ने हमें 2030 का 2030 जो कॉप हुआ उसमें, और 2029 खासकर कायरो इजिप्ट जो हुआ, उसमें उसने बुरी तरह निराश किया। $300 की जो पेशकश हुई उसको भारत सरकार ने लौटा दिया। और मुझे लगता है कि आपने उन विशिष्ट विषयों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसके ऊपर अभी और चर्चा होनी बाकी। क्योंकि जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, कल्चरल इकोनॉमी के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, जियोपॉलिटिकल सब्सटेंस के लिए, या फिर दुनिया को अगर कोई बता सकता है कि भारत कोई अपना जीवन कैसे जिए, विच इज लाइफस्टाइल, योगा एंड जो भी आप खान पान से लेके म्यूजिक से लेके आर्ट, कल्चर, कपड़े, सब कुछ उसमें आता है, तो उसमें भारत की विशेष और भारत की जो पोजीशन है वो क्या है, इसको लेकर लंबे समय तक हम बाहर की तरफ देखते रहे। और यदि इसमें उतना ही फोकस, उतनी ही R&D, उतना ही इन्वेस्टमेंट, वो मेडिकल साइंस हो, योगा हो, सिद्धा हो या यूनानी पद्धति हो, जो भी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, हमारी इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड हैं, या फिर हमारी एक एनवायरमेंटल वैल्यू से रिलेटेड हैं, इसको पीछे जाकर पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने इसमें कोशिश की और बाद में मैंने इसको भारत सरकार के साथ साझा भी किया, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इसको एज अ एनवायरमेंटल इकोनॉमी या इसको एज ए क्लाइमेट, जिसको हम आज ग्रीन टैक्सन इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें अडॉप्ट भी किया गया। मैं सिर्फ एक लाइन में इसको आप सबके साथ रखना चाहूंगा ताकि आपको उस इंटेंसिटी का अंदाजा हो जिसको हम अभी तक कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। दुनिया में 2 तरह की सभ्यताएं थी। एक आप कहें तो सनातन सभ्यताएं थी, और दूसरी तरफ एक अब्राहमिक सभ्यता थी। अब्राहमिक सभ्यता में जितनी पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सब कुछ, सारे जो रिसोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर ह्यूमन था। और सनातनी सभ्यता में केंद्र में प्रकृति थी और उत्पादन, व्यापार, मनुष्य, ये सब कुछ उसके इर्द गिर्द था। इन दोनों सभ्यताओं में अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपनी सभ्यता को डेवलप किया,
और आज हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं जब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा थ्रो अवे कल्चर कितना है और कितना ओरिजिनल है, और हमारा इनहेरिटेंस टू लिव विथ द सोसाइटी कितना है, तो हमें पीछे जाके पढ़ना पड़ता है। और जब आप पीछे जाके पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है पिछले 200 सालों में ESG कंप्लायंस से लेकर के SDG से लेकर के जितने इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस हैं वो सब वेस्ट ने लिखे हैं, उसमें से कुछ भी ईस्ट ने लिखा ही नहीं। ईस्ट ने लास्ट कंप्लायंस और फर्स्ट कंप्लायंस अर्थशास्त्र में लिखा था, जब चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उतनी, जो गांव है या जो समुदाय है, उसको जितना एनवायरनमेंट का मटेरियल यूज करना है, लकड़ी हो, फल फ्रूट हो, उसको उतना उगाना पड़ेगा उसी जगह पे, तब उसको काटना पड़ेगा। मतलब आपको इक्विवेलेंट करते जाना है एनवायरनमेंट के साथ। जितनी आपके यहाँ बच्चों की जन्म हो रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी लकड़ी आप ऐड कीजिए, उतने वृक्ष लगाइए, उसको काटिए। जो वृक्ष आपने उगाए ही नहीं है उसको यदि आप काटेंगे तो आप राष्ट्र के, एनवायरनमेंट के और मानवता के दुश्मन माने जाएंगे। उसमें दंड के प्रावधान दिए गए। जब इसको डिटेल में पढ़ा गया तो पता चला ये फर्स्ट ESG लॉ है जो चाणक्य ने उस वक्त लिखा था। और इस लॉ को छोड़कर हमने जितने कॉम्पिटेंस आज डेवलप किए हैं उन सब में एक बहुमूल्य संस्कृति हमें दिखाई देती है। वो संस्कृति ये है कि आप अपने डिसीजन एक एनवायरमेंटल ग्रुप के माथे मर दीजिए, जो आपके एनवायरमेंट की, क्लाइमेट की, रिसाइकलिंग की, सर्कुलर इकोनॉमी के सारे डिसीजंस लेगा, और वो एनवायरमेंट ग्रुप वेस्ट में बैठा होगा, वो अपने प्रोडक्ट को, अपने ट्रेंड्स को और अपने कल्चर और प्रैक्टिसेस को आपके ऊपर थोपता जाएगा, और आप उसकी वैलिडेशन के चक्कर में, इंडेक्स के चक्कर में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर के इसमें आप उसको कॉपी करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ तो केनरा बैंक की डायरेक्टर जुड़ रही है, नलिनी पद्मनाभन। तो वो बैंक की मीटिंग से बाहर आ रही है, मैं उनको लेकर के, क्योंकि सर को जाना भी, जुड़ भी गई वो। बहुत बिल्कुल सुनते हैं सर। आप बीच में अगर कुछ और होगा तो आप बोलिएगा। नहीं, मैं दिल्ली आकर इस पे बैठूंगा। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। One minute. Yeah. Please, yeah, you carry on, ma'am. Please carry on. Yeah, I'm coming. I'm entering. 1 minute. There's. Acha. Let me introduce Nalini Padmanabhan ji, is the director of Canara Bank, and she is chairperson. Namaste to all. Yeah. Namaste. Audible. It's audible. Am I audible? Yeah, audible, please. Okay. Thank you so much. Please go ahead. Yeah. Namaste to all. And I'm very humbled and happy to be part of you all. Delegates who are here. And Saurabh is doing excellent work. And I'm happy to be part of him. And whatever contribution I can make in this, I'll be very happy to do. And I don't know what, Saurabh, you just give me Yes, some please. outline. No, what am I going on the right direction? Yeah, please go ahead. See, your work is all on temple economy and temple things, so please focus. Yeah, I'll just brief our work in Tamil Nadu. See, in Tamil Nadu, more than 110,000 temples are there, and out of which only 44,000 temples are under the government. And we all know our Tamil Nadu government is against Sanatana and doing a lot of things, which is not conducive to our temples also. And so anyway, we are helpless regarding whatever they are, which is under them. So beyond that, more than 60,000 temples are abandoned and neglected where pujas are not happening. And now we have taken up a big project where we are reviving all the Nitya Pujas in all the abandoned temples. And we have completed 108 temples. And we had a big function to Thanksgiving also. And these 108 temples we are doing we are finding sponsors who can give 20,000 rupees per month to the temple committee which we form beside the temple. That is, wherever the temple we have identified where the temples are not, pujas are not happening, we take 3 volunteers from the nearby village and we open a bank account in their name, and we give 500 rupees for the daily puja expenses and 5,000 rupees for the monthly for the pujari. So it's 20,000 rupees which any sponsor who was adopting one temple will transfer directly to that temple committee account, and the temple committee takes care that the pujas are happening on the every day, both morning and evening. And our temples are not just. Let me introduce about you.
Man's Yeah. foundation is Infinity Foundation. Okay. They take every temple which is abandoned in all across Tamil Nadu Acha. and make it sustainable Wonderful. through finance, through resource, through sponsorship and all. She is doing all with their own money. Please carry on. And more than this, now that we have completed 108 and as on date we have completed 120. So how we are envisaging and going forward is we are creating this temple as an hub to, and we are the other villages around the temples, like 10 to 12 villages, they are growing in a very good way. Like, we have introduced Godanam, Annadanam and so many schemes where all the villages are coming together. And now I am also channelizing one big trust where they are giving scholarship to the children, and they are giving health centers, free health centers, and the nutritious food to the pregnant women and children. So all these schemes, I'm bringing it around the temples. So what happens is, they sentimentally they will become very attached to the temple, because after the temples have started, we are also going to distribute 2,000 sewing machines to all the SSG members around the temples. So what happens is 108 temples, and around which 10 villages or 12 villages, it will be almost, more than 2,000, nearly 2,000 villages, which, which will get the benefit of this making it into a great, I mean, their livelihood also increases, like because we are bringing farm ponds to them, and then we are also doing e-seva centers and so many facilitations to the villages around the temples, so that they feel, once the temples have started, and their life has also become very bright and very, very nice. So this is what we are now doing, and many schemes wherever people are doing for good for others, they are also joining us, so that we have the temple ecosystem now. And as you all know, previously the Rajas and others made temple as the ecosystem for the whole society to come up, and to come together and become enrich their lives actually. So the same concept we have done, and we are finding a lot of success in the whole thing. And by God's grace, it is happening in a very rapid way, and it's catching up everybody's imagination. Everybody is very happy that such a thing is happening in Tamil Nadu, and everybody wants to do their might to make this project successful. And by God's grace, we have completed this 120 temples. So we support the temple for 1 year. So that is our scheme. So a sponsor adopts one temple, they have to send 20,000 rupees per month for 12 months. So what happens is the 12 months become, so 365 days supporting a temple, opening the temple and do many things. So what happens, the whole the adjoining society becomes very attached to that, and they'll continue further. So we will handhold them for 1 year, and then we'll say, look, your temples have come up very well, and you have to take care of your own temples. So this is how we are going, marching ahead. And I thank Saurabh to given an opportunity for me to talk to you all esteemed members here about our project of temple and other facilities which we are now giving them around the temples. And I want all of you also guide me and advise me how to take it forward in a sustainable way, and make the our whole society a more regenerated and very positive, and very, what to say, they are getting the best benefits from all sides. So I think I have covered most of the things where all of your inputs will be very helpful. And this type of our cultural things are also now being now, unfortunately, once the temples have started, we are finding that many cultural things are also improving, like, they are coming and sitting there and taking it, music classes, dance classes, and so many things are happening. I mean, unbelievably, it is happening. It is just getting degenerated in such a fast manner that people find it very encouraging to come to that place, and making it happen. And a free medical center for them is going to be a big revolutionary this thing, that all are going to get around the temples. That Swamiji said only one thing: whoever comes to the health center, they have to just go to the temple, just and do some prayers and just come to the health center, so that we will give them free medical aid, everything. So these are the things now we are getting from all sides, support, and through by everybody's support we are going forward.
So this is, I know we have to thank everybody for each and everybody who are taking part in this, so that we can move forward. Because the huge our thing is almost a lack of temples are there in temples. Tamil Nadu is supposed to be a land of temples actually. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thank you all. Thank you so much. Thank you. I sorry for joining late. I could not participate in all of your this thing deliberations, but I will take the minutes from Saurabh and be part of you and make all our endeavors a success. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ठीक है सर, अब फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं, चेयर एड्रेस के अमित लिए। नहीं बोलेंगे? अच्छा, अमित सर तो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। अच्छा, तब ठीक है। मुझे हमारे साथ निशा पांडे जी जुड़ी हैं, लेकिन बाद में बीच में कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले निशा जी बोलना निशा चाहें? मैम, अगर 2 मिनट में कंक्लूड कर सके तो बोले दीजिए, निशा जी को बोल दीजिए। निशा मैम। Yeah, good afternoon. Sorry I have joined late, but thank you very much for taking me in this conference. And I congratulate Saurabh ji for taking together everyone for this noble cause, temp economy and investment related to temple and cultural investment. What I can see, and I can see the Indian economy, which is growing very fast, but the contribution of religion and religious economy is also growing very fast. The need is, of course, we are aware, and we have to make it more sustainable. And we means together, a policymaker, as a community, and as a citizen, we have to be very conscious for visiting, spending money, and making the religious places more sustainable, so that it can reach to the higher level and can be the parallel to the international level, where we can encourage international tourists, and that can be a benchmark for the cleanliness. Many times we only think about the rituals. We think as an Indian, we think more about the ritual and spirituality, but somehow we miss the internationalization based on how it can attract more tourists and can generate more revenue, and which certainly create jobs for the local area, and it is the model of local development. Our Honorable Prime Minister ji and everyone is talking about the making it self-sustainable model, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात भी तो करना जरूरी है। हाउ टू internalize आत्मनिर्भर भारत? It's easy to say Atmanirbhar Bharat, but Atmanirbhar Bharat means every point of time and in every step, how we have to make it Atmanirbhar. So Atmanirbhar is local people, local community, local stakeholder, local business, and that has to be linked with the national, international level. So many times I have seen the prasadam, the standard of prasadam. Many cases are coming that there is a mixture of, there's some mix of not good quality of ghee. So of course we think that is a very local example and this is a very local issue, but this is not the local issue. So, but that is a very, very minor issue. We think about construction of the building. We think about construction of the temple and the putting dhwaja in that, but we never think about the quality of prasad. We never think about the content and the material used in the prasadam, which is also create an issue at the national and international level. So that is one example. Similarly, stay in that area, create revenue as well as a feeling of staying that place and making that place a memorable place. So my objective, I think, how much time do I have? Based. We have to conclude because chair has to go for. So I will conclude within half a minute. Within half a minute, what I would say
that we think about the macro level, बड़ा करना है change, but minor changes make also large difference. So Saurabh ji, I would request you to minutize this thing, that we should also take care of minor management, micro level management with the macro level management for the economic sustainability, social sustainability, and for cultural sustainability. So again, once again, I extend my thanks to Shukla sir. If he is there, I cannot see if he is there. प्रोफेसर अमित द्विवेदी जी is here. हाँ, द्विवेदी जी, अमित जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते. So I extend my congratulations to Thank all you of so you. much. Thank you so much. Thanks for Thank joining. Now मैं अब निवेदन करूंगा, जिनको सुनने के लिए हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, प्रोफेसर। परेशान। हाँ, क्योंकि एक बार आप हमारे ऋषिकेश में आए थे और अवधेशानंद जी को भी आपकी स्पीच की बात कहना पड़ा कि आपकी शब्दावलियों को और सबको जोड़ने के बाद में वो बड़े प्रभावित हुए। क्योंकि अवधेशानंद जी जल्दी कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी बहुत अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, रियली अच्छा बोलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके सबको नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सौरभ को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष से निरंतर जब भी ये कार्यक्रम करते हैं मुझे जरूर संबद्ध करते हैं। 13 वर्षों से, आपको 5 वर्षों से 13 वर्ष। हाँ, और मैं निरंतर आया भी हूँ, फिजिकली ही आया हूँ, इसलिए मुझे जानने को, सीखने को बहुत मिला है। आज प्रारंभ किया जब अशोक मेहता जी, मनोज दीक्षित जी, संजय पासवान जी, ये सब पुराने मित्र हैं मेरे, और नलिनी जी, अमिताभ पांडे जी, अभिजीत सिन्हा जी, और बाद में निशा जी, सब लोगों ने बोला। समीर शुक्ला जी ने जो बात की उससे अधिक थोड़ा मैं विचलित हुआ। मैं ऐसा एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बहुत समय कम है, मेरे पास समय हो चुका है। तो स्पेन में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि घूमने का भी समय है थोड़ा सा, तो एक बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गए। वो उसका टिकट विकट था वहां यूरो में, और उसके बाद उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा कितनी पुरानी है? साहब बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? 200 साल पुरानी है। मैंने कहा 200 साल पुरानी इनके लिए बहुत पुरानी है, इनका इतिहास ही 200-250 साल, 300, 400 साल का है। और विदिशा के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर बहुत रास्ता भी, अभी आज के समय में 2024 की बात बताता हूँ, 2024 में भी कोई रास्ता अच्छा नहीं है वहां जाने का। अभी तो छोटी सी गांव में एक एरिया घिरा हुआ है 4-5 एकड़ का, वहां एक स्तंभ बना हुआ है। वो स्तंभ विदिशा में, विदिशा के पास एक गांव है, गांव का नाम मुझे याद नहीं है। वो स्तंभ बना है अलेक्जेंडर के आने के समय का। अलेक्जेंडर जब आया तो उसके साथ कुछ लोग यहाँ रह गए, एक व्यक्ति यहाँ रह गया और उसने एक स्तंभ बनाया, उसका नाम है विष्णु स्तंभ। वहां कोई कर्मचारी नहीं, एएसआई के कंट्रोल में है। वहां गांव वालों से कहा तो उन्होंने कहा दरवाजा खोलकर आप चले जाओ। सच्चिदानंद जोशी जो एजेंसी के डायरेक्टर हैं, वो और मैं मेंबर सेक्रेटरी हैं, वो और मैं दोनों गए तो वहां देखा कोई कर्मचारी भी नहीं उसकी देखरेख के लिए। गाय भैंस भी घूम रही हैं वहां पर, और वो ईसा से 350 साल पुरानी है। तो हम 2500 साल पुरानी भी अपनी कल्चरल हेरिटेज को कितने ध्यान से रख रहे हैं, और वो 200 साल पुराने पर भी हमसे यूरो वसूल ले रहे हैं। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है जो मुझे लगा, अभिजीत सिन्हा जी ने बहुत विस्तार से इस पर संकेत किया भी, वो जो कॉम्पिटेंस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम विश्वगुरु बनने के लिए जब भी विचार कर रहे हैं तो केवल भौतिक ऐश्वर्य से नहीं हो सकते, समृद्धि से नहीं हो सकते। और संसार में हम यदि विश्वगुरु थे भी तो ऐश्वर्य के कारण नहीं थे, अपने विचार के कारण थे। और वो विचार अभिव्यक्त होता है हमारी कलाओं में, हमारे स्थापत्य में, हमारी मूर्तियों में, हमारे उत्सवों में, हमारे तीर्थों में, हमारे आहार व्यवहार में, हमारे आचार में, हमारे अध्ययन में और हमारे संस्कार में। वो अभिव्यक्त होता है, वो विलक्षण बनाता है हमको। हम संसार भर से विलक्षण थे ही इसलिए। यजुर्वेद का ऋषि हजारों वर्ष पहले भी कहता था, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। विश्व की पहली संस्कृति मात्र नहीं थे हम, विश्व की सबका संरक्षण करने वाली संस्कृति भी थे। विश्ववारा का अर्थ है हम सबका ध्यान भी रखते थे, और वो सबका ध्यान रखने में
स्वयं को विशिष्ट बनाए रखते हुए सबका ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है भारत का, उसकी एक विशिष्टता को और ध्यान में रखना है जब भी हम सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, आर्थिकी की बात करेंगे, कि उसमें एक वैविध्य भी है, और वो जो विविधता है वो भी हमारी श्रेष्ठता ही है। वो विविधता हमें ऐसे तो लगती है, हम उत्सवों में विविध हैं, वेशभूषा में विविध हैं, बोलियों में विविध हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें भी हम बहुत वैविध्य लिए हुए हैं, और वे एक दूसरे के विरोधी नहीं। विश्व अभी ये नहीं समझ पाया, संसार ने अब मल्टीकल्चरलिज्म की बात करनी प्रारंभ की, उन्हें बड़ा कठिन लग रहा है एक देश में, चूंकि उनके राष्ट्र बने ही एक भाषा, एक संस्कृति के नाम पर युद्ध हुए, रक्तम संघर्ष हुए, तब बने वो। हम इन सब वैविध्य के साथ हजारों वर्ष से निरंतर रह रहे हैं, और हमें अभ्यास है, हम उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो हमारा जो सांस्कृतिक वैविध्य है, उत्तराखंड राज्य जब बन रहा था तो उसके आंदोलन चल रहा था, मैं उस समय उत्तराखंड में ही सेवा करता था। तो वहां एक जिला है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच में एक छोटा सा कस्बा है बागेश्वर। बागेश्वर के लोगों का कहना है था, हमारी संस्कृति पिथौरागढ़ से कम मिलती है, अल्मोड़ा से अधिक मिलती है। 30 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे। क्या है कि ये अपनी अपनी पहचानों को बनाए रखने की इच्छा लालसा है, लेकिन उस इच्छा लालसा में एक समेकित राष्ट्रीय पहचान भी है। वो समेकित राष्ट्रीय पहचान ही हमारी कल्चरल इकोनॉमी का, जिसे कहते हैं, स्टीयरिंग व्हील बन सकती है। यदि हम इन आइडेंटिटीज के साथ जाएंगे तो उनके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनके राजनीतिक नेतार्थ बिल्कुल भिन्न होंगे। तो राजनीतिक नेतार्थों से बाहर जाकर हम एक सांस्कृतिक रूप से एक समेकित राष्ट्र हैं, उसके विविध पक्ष हैं, भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, वे वैविध्य बना रहे, उस वैविध्य के साथ जीते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, सौरभ में सबसे अच्छी बात है, जोड़ते बहुत प्रकार के लोगों को हैं सब, और ये वैविध्य भी इनकी इस कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव में मुझे हर बार देखने को मिलता है। ये जो वैविध्य है, इसमें अच्छा ये हुआ है कि हमें उस क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं जो राजनीति के क्षेत्र के हैं। राकेश, संजय जी हमारे, ये सब राजनीतिक क्षेत्र के भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी हैं, व्यवसाय के क्षेत्र के लोग भी हैं, अकादमिक क्षेत्र के लोग भी हैं। तो एक बहुत सारे पक्षों को यह अभ्यास हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो श्रेष्ठतम काम है, बाकी का काम थोड़ा नीचा है। विश्वविद्यालय वालों को तो अधिक होता है, मुझे 42 साल हो गए विश्वविद्यालय व्यवस्था में, तो विश्वविद्यालय वालों को लगता है हम थोड़े अधिक पढ़े लिखे हैं, कि बाकी समाज के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये अपना जो भी कर रहे होंगे। ये एक जो अहम मान्यता है, उससे भी बाहर आने की आवश्यकता है। हमारा सारा जीवन वो ऐसा ही संश्लिष्ट है कि सब पक्ष उसके साथ चलते हैं, तो सारे पक्ष साथ मिलकर चलेंगे तब तो कुछ होगा। ये सबको जोड़ने का काम, और ये सबको जोड़ने का हर स्तर पर, हर पक्ष को लगे हमारा उतना ही योगदान है इस भारत के, जो समृद्ध भारत की ओर संजय भाई संकेत कर रहे थे, वो समृद्ध भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, जो संसार के सामने विश्वगुरु भारत जो बने, उसमें सबका उतना ही योगदान। भारत की परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के योगदान को कम माना गया। एक राजा हुआ भोज धार नगरी में, उसके पास कोई बड़े विद्वान आए, तो उन्होंने कहा कि इनको रहने के लिए स्थान दिया जाए, तो कोई ऐसा आदमी ढूंढ लो जिसके घर की आवश्यकता, जिसको रहने की आवश्यकता ना हो। सैनिक गए, जैसा वो करते हैं, जुलाहे को पकड़ लाए, उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो साहित्य भी नहीं करता, कविता नहीं लिखता है, ये विद्वान रहेगा इसके मकान में। तो उससे कहा भी तुम्हें क्यों पकड़ के लाए, साहब मैं तो कविता नहीं लिखता। तो उन्होंने कहा अरे फिर क्या करते हो, तो उसने कहा काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करो, मेरे कविता लिखना है, कविता भी लिख लूंगा, मैं तो जुलाहा हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, मेरा काम है असली में, उसे अच्छे करता हूँ। लेकिन यदि आप कहोगे कविता करता हूँ, तो कविता मुझे करना नहीं आता, और यदि यत्न पूर्वक करूंगा तो यही काम करूंगा तो अच्छी कर लूंगा, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। तो कहता है भूपाल मौल मण मंडित पाद पीठ है सासंग, राजाओं के मस्तकों पर लगने वाली मणियों से जिसके पैर का पीड़ा सुशोभित होता हो, कविता लिखी उसने। ऐसे राजा कवयामी वयामी यामी, कविता करना जानता हूं, कर लूंगा, लेकिन मैं कपड़ा बुनता हूं और जा रहा हूं, मैं नहीं खाली करता। ये जो है ना, उसकी भी उतनी उपयोगिता है। ये जो उपयोगिता है सबकी समाज में, ये ध्यान रखने का, और सब मिलकर ये जो सबका एकत्रीय भाव है, वो भारत में बहुत आवश्यक है। वो कई बार थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि वो मिसिंग है, अनुपस्थित है। विश्वविद्यालयों के आचार्यों को और समाज में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को, समाज जीवन जीने वाले सभी लोगों को, सबको मिलकर आकर समेकित भाव से एक साथ चलकर हम यदि ऐसा करते हैं, भारत संसार का अद्भुत देश है,
मुझे सौभाग्य मिला पूरा भारत देखने का, और सौभाग्य मिला संसार के भी 30-32 देश देखने का। मुझे लगता है भारत से अच्छा देश संसार में कोई राष्ट्र नहीं है। हमें एक वैविध्य भी है, हमें प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इतिहास ने बहुत कुछ दिया है, सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है, हमारे समाज ने इतना जो हमें दिया है। इस वैविध्य को सब मिलकर साथ ले जाएं, अपने वैविध्य को बनाए रखें, लेकिन एकत्व के भाव से बनाए रखें। हमारी जो एकात्मता है वो इस बात की है कि हम विश्व के कल्याण की दृष्टि रखते हुए अपने श्रेष्ठता की ओर बढ़े, दूसरे के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न करते हुए, उससे कोई ईर्ष्या न करते हुए, उसे ये भाव न रखते हुए वो मेरे जैसा हो जाए। हम अपने जैसे बने रहे, वो अपने जैसा बना रहे, हम आपस में बिना संघर्ष के, बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़े, ये भाव रखते हुए भारत आगे बढ़े। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ मैं सौरभ को पुनः एक बार आशीर्वाद, बधाई देता हूँ। ये मेरे शिष्य जैसे हैं, बहुत समय से मेरे संपर्क में हैं और मैं इनको बहुत स्नेह करता हूँ। इन्होंने ये अवसर दिया आप सबसे मिलने का, मुझे बहुत कुछ सीखने को आज मिला, इतने मित्रों के माध्यम से जानने का बहुत कुछ मिला। और समीर जी ने जो मुझे विचलित किया उस पर अलग से व्यक्तिगत बात करूंगा, क्योंकि मैं भारत सरकार का भी कुछ दायित्व निभा चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ इस व्यवस्थाओं को। मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस 5th कल्चरल इकोनॉमी को होस्ट करने के हमारे निवेदन को ईडीआई ने फिर से स्वीकार किया 22 के बाद। पिछली बार भी आया था मैं, हाँ। 2022 में किया था, आया था तब भी आया। बाद में 23 वाला गुजरात विश्वविद्यालय हुआ जिसमें उसमें भी आया, उसमें भी आया। 24 वाला महाकुंभ में ही किया हमने, हमारे पास टेंट सामियाना गड़ा हुआ था। 25 का यहाँ किया, छोटे स्वरूप में किया, लेकिन ईडीआई का स्नेह मिल जाता है। आपने हमें जो सहयोग दिया, पुनः आभार। आज के इस राउंड टेबल को कंक्लूड करने के लिए आपका वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इंडिया थिंक काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ईडीआई को आपने अपना वेन्यू बनाया और 5 में से 2 गुजरात में हुए। ये बताता है कि इकोनॉमी में कितनी हमारी प्रतिबद्धता है। 3 गुजरात में, 2 हमारे यहाँ हुए। तो कल्चर और इकोनॉमी दोनों का सम्मेलन हमारे यहाँ है, दोनों पर हम ध्यान रखते हैं। ईडीआई जो है वो कल्चर पे काफी काम करती है, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है, और हम लोग प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जो कल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप उनको प्रमोट करते हैं। लगभग हम गुजरात भर में ही 40,000 जो आर्टिजन्स हैं उनको तैयार करते हैं कि वो मार्केट में कम्पीट कर पाएं, दुनिया में जा पाएं, अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर पाएं, और इससे इकोनॉमिक वाइबिलिटी हो उसको अचीव कर पाएं। तो वो हम काम करते हैं। इसके अलावा देश भर में लगभग लद्दाख से लेके और केरल तक और गुजरात से लेके मिजोरम तक हम काम करते हैं। वो हर प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम है हमारा। और कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर ग्रास रूट पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है तो कल्चर भी इंटैक्ट रहता है, और उससे जो हमारे भारत की एक कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई देती है वो आसानी से परिलक्षित हो पाती है। तो ये हमारा काम है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विषय आए। अगर मैं कहूँ तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि हमें शब्दावली पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमारी शब्दावली है, बिजनेस की शब्दावली हमारी अपनी नहीं है, वो पूरी तरह से बाहर की है। कल्चर की शब्दावली हमारी अपनी है, और अगर हम बिजनेस की शब्दावली अपने नहीं बना पाते हैं तो हम उन्हीं में उलझे रहेंगे कि प्रॉफिट है, लॉस है, सरप्लस है, गेन्स है, कैपिटल बर्न करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी आवश्यकता है कि हमारी अपनी शब्दावली है। और जैसा डॉक्टर ने बताया कि अगर हम जीडीपी आधारित बातें करते रहेंगे तो हम उसी जाल में फंसे रहेंगे जहां पे हम बार बार लाभ और बार बार जो साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहेंगे। हम ना उसमें इन्वायरमेंट की बात कर पाएंगे, ना हम लोगों की बात कर पाएंगे। जो भारतीय परंपरा है उसमें एसडीजी का कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हम पहले से एसडीजी कॉन्शियस हैं। ये पश्चिम की चीज है जहाँ पे एसडीजी को प्रेशराइज करते हैं हमको कंट्रोल करने के लिए। जेड की बात करते हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं, ग्रीन की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पहले से ही है। और आज के विभिन्न वक्ताओं ने इनको बड़े अच्छे से बताया। जो और सौरभ जी के लिए भी एक टास्क हुआ कि ऐसा कुछ व्हाइट पेपर हम बना पाए, सरकार को बता पाए कि कल्चरल इकोनॉमी के लिए जो शब्दावली है वो बनाने का काम हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकारों को एक सस्टेनेबल इकोनॉमी खड़ी करनी है, हमारे हिसाब से खड़ी करनी है, तो शब्दों को बदलना पड़ेगा। जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनमें हमने काफी चर्चा की, सबने लगभग जितने भी स्पीकर है सबने बताया। लेकिन एक जो विषय रहता है कि हम पॉलिसी लेवल पे तो बातें कह पाते हैं, लेकिन जब हम ये एक्शन की एक्शन में आते हैं तो हम इसको कैसे जमीनी स्तर पर उतार पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं कि हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन दुनिया में जाने के लिए हमने क्या, उनकी जो पैकेजिंग है या ब्रांडिंग है या उनका सर्टिफिकेशन है या उनको मार्केट के साथ जोड़ना है, उसके लिए क्या किया। जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तब तक हम कल्चरल इकोनॉमी को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि हमें
एक्शन ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहिए सरकार को, कि सरकार कल्चर को बचाने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है उसको तैयार करने के लिए जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं उन पर ध्यान दे और हमारे तरीके से बताए, ना कि ई कॉमर्स और अमेजोन या इन चीज़ों के माध्यम से उसको बताया जाए। मैं ईडीआई की तरफ से सभी सारे स्पीकर्स, ऑनरेबल चेयर, को चेयर, सारे स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से हमको भी गौरवान्वित किया है, और इंडिया थिंक काउंसिल के बिहाफ पर भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों को धन्यवाद। और सौरभ, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सौरभ, और बधाई हो बहुत बहुत आप सबको। ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और एक बात जो अभी कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी, शब्दावली वाली, कि हम जो फॉरेन की शब्दावली में फंसे हुए हैं और बिजनेस की शब्दावली में फंसे हुए, इस पर काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच।